सो आई ऑफन यूज्ड टू थिंक दैट हमारे ऐसे इतिहास में तो कहीं तो ऐसा जिक्र नहीं हुआ है कि हम बहुत अहिंसावादी थे, क्योंकि अहिंसा वाज अ एट्रीब्यूट एन आइडियल, बट आर शास्त्र धर्म वाज नॉट सच दैट हमारे राजा एकदम मस्त में बैठे रहे एंड उनका कोई दे हैड सम साइकोलॉजिकल नोशन कि यार ये एलओसी है, एलओसी का पार नहीं करेंगे हम। 10 स्पेशल गार्ड्स थे, कुछ ऐसे 5 एलिफेंट थे, इवन आई कांट बिलीव कि एलिफेंट के शिप में आए, लेकिन ये तो तबारी बोलते हैं। तो जो भी है, बट द थिंग इज कि 100 शिप गए थे टिल द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ पे उतर के वो लोग मार्च किए थे, और वही समय में वी हैव अदर अरेबिक रेफरेंसेस व्हिच कॉल दिस एरिया एज अर्दे हिंद, लैंड ऑफ इंडिया। दिस एंटायर अल्फॉ पेनिनसुला जो है, मतलब उधर तक उसे इंडिया, मतलब भारत, दे एक्सेप्टेड इट कि भाई ये लैंड ऑफ इंडिया है बेसिकली। तो हाँ, तो आप ये सोच सकते हैं कि कैसे ये ये हुई होगी। आई ऑनेस्टली फील कि हमारी जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, दैट इज वन साइडेड हिस्ट्री एंड वाइट वॉश हिस्ट्री। ये हिस्ट्री हमारे इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करती है। मुगल्स एंड ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के बारे में पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज द रिलेवेंस दैट्स गिवन टू देम। आप किसी भी स्कूल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक को खोल के देख लीजिए, उसमें चेक करिए कि मुगल्स और ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री को कितना ज्यादा रियल एस्टेट मिलता है, वेराज आर इंडिजिनस किंग्स एंड किंगडम्स गेट सो लिटिल। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि भारत में ग्रेट इंडिजिनस किंगडम्स नहीं थे। वी हैव हैड द मराठास, द सिख्स, द राजपूत्स, द अहोम्स, पर इनके बारे में हम कितना कम जानते हैं अब भी। द टाइम हैज कम कि हम इस पूरे इतिहास के नैरेटिव को स्ट्रेटन अप करें। इन टुडेज एपिसोड आई एम टॉकिंग विद मिस्टर वेंकटेश रंगन, हु इज अ हिस्टोरियन। आज हम उनकी किताब भारत मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन फॉरेन लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस किताब में और इस पॉडकास्ट में आपको ऐसी जानकारियां मिलेगी जो शायद ही आपने कभी अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नो भारत के एक एंशिएंट किंगडम ने चाइना को कॉन्कर किया था। भारत के एक रूलर ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए थे नेवी का यूज करके फर्स्ट कैलिफेट पे। नाउ द क्वेश्चन इज, ये पूरी हिस्ट्री हमसे छुपाई क्यों गई? इस हिस्ट्री को व्हाइट वॉश क्यों कर दिया गया? वेल, इसका एक्चुअल आंसर तो कुछ सिलेक्ट इंडिविजुअल्स ही दे सकते हैं, बट लेट अस नो इन द कमेंट्स आप क्या सोचते हैं। प्लीज वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड एंड मेक श्योर कि आप इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये हिस्ट्री और कहीं नहीं पता चलेगी। Sir, welcome on the show. We are going to be talking about this brilliant book, Bharat's Military Conquest in Foreign Lands. एक तो पहली बात ये कि इस किताब में जो चीज़ें इनके बारे में लोगों को नहीं पता है। आई एम फ्लाबरगास्टेड इवन नाउ, मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे मतलब इतना ज़्यादा हमारा हिस्ट्री वाइट वॉश हो गया। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट कि आपको इन चीज़ों के बारे में कहाँ से पता चला कि मतलब 21 एक्सपेडिशंस हुए, 14 डायनेस्टीज ने पार्ट लिया था, एंड आपको एग्जैक्टली कब इन इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला एंड कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई? तो थैंक्स जयेश, पहले तो आपने ये निमंत्रण दिया मुझे। एंड ऐसा जो टॉपिक है, एज यू राइटली सेड, तो ये थोड़ा एक बहुत यूनिक टॉपिक है, राइट। सो इफ यू एक्चुअली लुक एट इट कि अगर ये जो जर्नी है ये बहुत साल पहले शुरू हुई। इनफैक्ट आई वुड से अबाउट एटलीस्ट मे बी 16-17 ईयर्स बिफोर। ओके। तो जनरली क्या हुआ था कि आई वॉज बेसिकली, मैं जब कॉलेज में था एंड आई वॉज डूइंग अ सेमिनार, ठीक है, और वो सेमिनार में मैं एक जो राजस्थान के एक राजा है बप्पा रावल, उनकी हिस्ट्री के ऊपर मैं एक रिसर्च कर रहा था, वो जैसे प्रोजेक्ट ऑन बप्पा रावल हिस्ट्री। तो वो टाइम पे मुझे जो पता चला कि जो राजस्थान की जो रॉयल फैमिलीज हैं, उनकी जो एनल्स हैं, जैसे दिलवारा रॉयल फैमिली होती है, मेवाड़ की होती है, एक्सेट्रा, दे हैव दिस होल आई वुड से अ लॉट ऑफ सच टेल्स ऑन बप्पा रावल कि ये खुरासान गए थे, ईरान गए थे, इराक गए थे एंड देन कॉन्कर किए थे। सो देन दैट रियली गॉट माई इंटरेस्ट। तो फिर मैं ये सोचने लगा कि भाई अगर बप्पा रावल जा सकते हैं तो हमारे इतने सारे महायोद्धा हैं, इतने सारे महावीर हैं, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए। एंड अगर आप एक्चुअली देखेंगे जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं वर्सेस हमारे जो इतिहासा बोलता है, आप जो महाभारत सोचिए, रामायण सोचिए, पुराण सोचिए, एक्सेट्रा, इट इज वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। आई विल टेल यू व्हाई। अगर आप हमारे इतिहास देखें तो हमें काफी सारे
दिग्विजयी या चक्रवर्तियों की जिक्र मिलती है। पुरुरवा हो, सूर्यवंशी सागर हो, इवन महाभारत में अगर आप देखेंगे जो राजसूय यज्ञ है या अश्वमेध यज्ञ है, अर्जुन उत्तर कुरु में जाके अपना अधिकार स्थापन करते हैं। उत्तर कुरु जिस किर्गिस्तान, that's what they say। सहदेव समुंदर को पार करके द्वीपों में अपना राज्य स्थापन करते हैं। तो वी हैव दैट रेफरेंसेस। Right. और प्रभु श्री राम तो परफेक्ट चक्रवर्ती हैं। तो दैट इज दी द एक्चुअल आइडियल। सो आई ऑफन यूज्ड टू थिंक दैट हमारे ऐसे इतिहास में तो कहीं तो ऐसा जिक्र नहीं हुआ है कि हम बहुत अहिंसावादी थे, जो कि अहिंसा वाज अ एट्रीब्यूट एन आइडियल, बट आर शास्त्र धर्म वाज नॉट सच दैट हमारे राजा एकदम मस्त में बैठे रहे एंड उनका कोई दे हैड सम साइकोलॉजिकल नोशन कि यार ये एलओसी है, एलओसी का पार नहीं करेंगे हम, जो भी हो जाए, देयर वाज नो सच नोशन वाज देयर। So that made me research. Now, obviously, my own career was there. So, I kind of, it was an on and off kind of research, but I got to travel a lot in my career. So, मैं काफ़ी मिडिल ईस्ट में बीच में कंसल्टेंट था, तो मिडिल ईस्ट में काफ़ी गया था। तो उधर में काफ़ी सारे मैंने रिसर्च किए, उधर जो थोड़े अरबिक टेक्स्ट हैं, ठीक है, ओल्ड पर्शियन जो पहलवी टेक्स्ट होते हैं वो जो होते हैं। सो आई वॉज इन मस्कट, आई वॉज इन यूएई, आई वॉज इन रियाज। सो दैट ऑल्सो पिक्ड माई इंटरेस्ट। तो मुझे काफ़ी सारे रेफरेंसेस मिलने लगे। सो फिर वो आई थिंक मे बी अबाउट 3-4 years बैक आई थॉट लेट मी स्टार्ट कंबाइन दिस, एक्सपैंड दिस रिसर्च। और फिर मुझे काफ़ी सारे ऐसे जैसे 21 एक्सपीडिशंस मिले थे और 14 डायनास्टीज के मुझे मिले थे। ओके। सो अक्रॉस द वर्ल्ड बेसिकली। और फिर एंड आई स्टार्टेड, मैं सोचा चलो यार एक किताब ही लिख देता हूँ इसके ऊपर, इतने सारे रिसर्च है तो कुछ तो यूटिलाइज कर लूँगा। एंड देन सो एज आई वाज आल्सो डिस्कसिंग अर्लियर कि यार मुझे काफी टाइम लगा एक अच्छा पब्लिशर ढूंढने के लिए, बिकॉज़ लॉट ऑफ पब्लिशर्स आर नॉट विलिंग टू पब्लिश सच मटेरियल। राइट। एंड इसके ऊपर हम और बात करेंगे टुवर्ड्स, मतलब थोड़ा अंदर। तो दैट इज बेसिकली अ जर्नी व्हिच काइंड ऑफ सो एक जो सबसे पेक्यूलर चीज है अबाउट द बुक एंड जो सब्जेक्ट है किताब का, तो अगर मैं मतलब अपने स्कूलिंग को याद करूँ, स्कूलिंग डेज, एंड जब भी हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट मुगल्स, बहुत ज़्यादा एक मतलब उसमें जगह लेते हैं। फिर उसके बाद में ब्रिटिश कॉलोनियल एरा वाला जगह बहुत ज़्यादा होता है। एंड जो हमारे इंडियन किंग्स एंड क्वींस है उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। मतलब इनफैक्ट आई रिमेंबर करेक्टली, चोलास के बारे में 2 या 3 पैराग्राफ्स थे बस। एंड पता नहीं ये कहाँ से मतलब वाइट वॉश हो गई हमारी पूरी हिस्ट्री, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज मतलब अभी भी लोगों को नहीं पता। एंड थ्रू योर बुक मुझे ये जानने मिला कि हमारा इंडिया का जो एक स्ट्रैटेजिक कल्चर था वो क्या था। इफ यू कुड एक्सपांड दिस कि हिस्टोरिकली हमारा स्ट्रैटेजिक कल्चर क्या रहा है, हमारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किस तरह से किए जाते थे, इफ यू कुड टॉक अबाउट दैट। डेफिनेटली। तो ये देखिए एक बहुत, जो आपने करेक्टली बोला, एक बहुत बड़ी मिथ या मिसकंसेप्शन थी कि ये थे कि हमारा कल्चर जो है फॉर सम रीजन एक बहुत अहिंसावादी कल्चर है, इन द सेंस दैट वी नेवर यूज्ड टू इसमें क्या है, एक तो कॉलोनियल हमारी जो एक लेगेसी है, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांटेड टू कंट्रोल अस, सो दे वांटेड टू हैव दिस थियरी कि हमेशा इन्वेडर्स आके इन्वेडर्स ने आपके ऊपर राज किया है, आप कभी बाहर नहीं गए। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो ऑफन कोट होता है ब्रिटिश की, कि वो जब अफगानिस्तान के कैंपेन्स कर रहे थे तो उन्हें बोला यार हम लोग मोहम्मद गाजनवी के जो सोमनाथ के दोर्स हैं, हम लोग इंडियंस के लिए ला रहे हैं, तो हम लोग डिफेंड कर रहे हैं इंडियंस के लिए। तो दैट वाज अ पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड, एक व्हाइट मैन्स बर्डन की एक पार्ट थी। फिर जो एक बहुत सालों तक हमारे देश में एक आइडियोलॉजी थी, दैट वाज लाइक वी वर अ कंट्री व्हिच हैज गेन इंडिपेंडेंस थ्रू अहिंसा, and we are a country of ahimsa only, and in order to prove that the whole history was taken as ahimsa. So अशोका ने कलिंगा के बाद ये छोड़ दिया, फिर मुगल्स आए, we were very fine, फिर भी हमने assimilate कर दिया, तो हमारी एक assimilative culture बन गई, right? So all this was done to support a modern narrative. So हमारा जो unfortunate part of our history is we were supporting modern narrative biases, okay, based on this past. I'll give you a very interesting example how this has totally destroyed even our modern thinking. तो कुछ टाइम पहले हम आई जस्ट मेट अ वेरी सीनियर नेवल ऑफिसर, सो दैट नेवल ऑफिसर वाज टेलिंग मी, एंड he also had read this book, so he told me why such a book is important. He said कुछ टाइम पहले हम many years back we were trying to push for a certain weaponry, okay, and a certain bureaucrat came and said अरे हम तो हिस्टोरिकली कभी हम बाहर गए नहीं, हम लोग ऑफेंसिव कंट्री थे ही नहीं, तो हमें वेपनरी की जरूरत क्या है? So imagine how subconsciously this rubbish thing has impacted us for so many years. So that is that. So strategic culture, if I just quickly say that, yes, so strategic culture of ours was always there was an outward looking element of strategic culture. और ये जो strategic culture थी, if I may just quickly say, it was not for invading and looting other countries. तो ये बहुत बड़ी बात we should understand. It was कि हमारी जो आर्थिक सुरक्षा है,
हमारी जो सभ्यता और हमारी जो कल्चर की एक सुरक्षा है, हमारी देश की जो बोलते हैं एक ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटेजी, तो हमारी राष्ट्र की जो सुरक्षा के लिए हमें वी हैव टू गो अब्रॉड एंड डू एक्सपेडिशंस, उसके लिए है, या हमारी जो प्रवासी भारतीय हैं, डायस्पोरा है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, या फॉर जस्ट फॉर गोइंग टू अनइनहैबिटेड लैंड्स टू स्प्रेड एंड पुट सिविलाइजेशन एंड कल्चर आउट। तो ये एक बहुत अलग सी जो एस्पेक्ट है हमारी एक्सपेडिशन। राइट सर, आरजी कॉलिंगवुड का एक वो बहुत फेमस कोट है ना कि द ट्रू वैल्यू ऑफ हिस्ट्री इज कि इट टीचेस अस व्हाट मैन वाज एंड दस व्हाट मैन इज। बट हाउ डू यू, मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि हम कौन है आज अगर आपको आपकी हिस्ट्री नहीं पता, जो कि भारत के साथ में एक बहुत बड़ा इशू रहा है। आई वॉन्ट टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ दिस अगेन कि हमारे दिमाग से या हमारे जहन से वो चीज़ कैसे वन बाय वन निकाली। मतलब इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, नेहरू जी के वो किताब में भी उन्होंने एक कोट दिया कि इंडियन हिस्ट्री इज लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर। बट हम एक स्पेसिफिक लेयर पे आके रुक जाते हैं और कुछ लेयर्स को हम मतलब लिटरली ऐसा नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये चीज़ अब भी क्यों प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में या हमारे एजुकेशन में? देखिए, जैसे एक एक बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे ना देयर इज अ आई वुड से अ फॉरेन रूल मेंटालिटी मैं बोलूंगा। ठीक है, बहुत सालों तक देयर वर लॉट ऑफ फॉरेन डायनास्टी व्हिच रूल्ड ओवर इंडिया, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, व्हाटएवर। सो एक जो कल्चर बन गए हमारी अकेडमिया में भी, कि वो है कि हमेशा जो बाहर से आते थे वो लोग कुछ अच्छा लाते थे। ओके, तो टू गिव यू एन एग्जांपल, आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वी रीड लॉट अबाउट गंधारन आर्ट, राइट, ग्रीक आर्ट, ग्रीक आर्ट विच केम नॉर्थ वेस्ट। वी डोंट रीड अबाउट जो मथुरा आर्ट है वही टाइम पे थी, which also produced beautiful sculptures, beautiful kind of, it had its own strong art tradition. but गंधारा आर्ट पे बहुत सारे आप रिसर्च देखेंगे, गंधारा आर्ट पे बहुत सारे बुक्स देखेंगे, एंड इवन इन गंधारा आर्ट यू विल सी द डोमिनेंट जो थीम है, इमेजरी है, दैट इज टोटली इंडियन, बट द एम्फेसिस विल बी गिवन ऑन द ग्रीक फीचर्स। उसके बाल थोड़े ऐसे हैं, ग्रीक्स जैसे हैं, और फेशियल फीचर्स भी जैसे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द फॉरेन एलिमेंट। अनफॉर्चुनेटली सबकॉन्शियसली एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी की एक, आई वुड से इट इज अ नेचर ऑफ दैट बेसिकली। अभी लेकिन recent years we're trying to emerge out of that. Yeah. And hopefully books like this will contribute towards that. Yeah, books and podcasts like these. Yes, the podcast, and you're doing a brilliant job. थैंक यू। सो बट सर, पता है मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था विद डॉक्टर विनीत अग्रवाल, एंड ही सेड दिस ब्यूटीफुल थिंग विच इज, हम जब मुंबई में जाते हैं हेरिटेज वॉक्स के लिए, तो हेरिटेज वॉक्स वही वो जो मेन एरिया है मुंबई का, वहाँ पे वो कॉलोनियल बिल्डिंग्स हमें दिखाई जाती है। बट एक्चुअली वो हमारा हेरिटेज नहीं है। हमारा हेरिटेज जो इतने सारे केव्स है, उनके अंदर जो स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, उनके अंदर जो पेंटिंग्स है, दैट इज आवर ट्रू हेरिटेज। एंड ये कोई मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, एक्नॉलेज नहीं करता, तो कैसे हम फिर हमारे हेरिटेज को प्रमोट करेंगे? So this was one point that he put forward. And when we talk about ये जो हमारा भारत के जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस है या प्रोबेबली एम्पायर्स है, तो जब भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं, हमें एक चीज़ सबकॉन्शियसली मतलब हमारे दिमाग में आ जाती है कि हम तो वीक थे, हमारे ऊपर हमेशा इन्वेजन्स हुए, हमने कहीं जाके इन्वेजन नहीं किए। तो इस कॉन्वर्जेशन में जाते हैं, एंड आई वांट टू नो कि पहला सबसे इन्वेजन कौन सा था जो हमने किसी और लैंड के ऊपर किया था? हाँ, तो देखिए, एक्चुअली आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा है कि हमारे जो इतिहास है, महाभारत है, रामायण, पुराण है, उसमें काफ़ी सारे हमें ऐसे वर्ल्ड कॉन्करर्स के जिक्र मिलते हैं। जैसे पुरुरवा हो, सूर्यवंशी सागर हो, रघु हो, सो डिफरेंट ऐसे हमें मिलते हैं। उनके ऊपर मैंने इतनी रिसर्च नहीं की, बिकॉज इट्स अ ह्यूज टॉपिक इन इटसेल्फ, एंड परहैप्स एक फ्यूचर बुक आई मे एक्चुअली रिसर्च ऑन दैट। बट इन माई बुक आई हैव स्टार्टेड विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्क्वेस्ट, और ये जो है हमें एक अरबिक राइटर है जिनका नाम है मोहम्मद इब्न जरीर अल तबारी। तो ये 9th सेंचुरी बगदाद में रहते थे, इंडिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, एंड ही वॉज अ बिग स्कॉलर इन कुरान, इन इंटरप्रेटिंग इट, एंड ऑल्सो इन हिस्ट्री। ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। जो तारीख था वो बहुत इंटरेस्टेड है। उन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है तारिक अल रसूल व मुल्क, यानी जो प्रॉफिट्स और किंग्स की हिस्ट्री है फॉर द मिडल ईस्ट, उसकी हिस्ट्री के ऊपर लिखा था। तो वो कहते हैं कि एक बहुत प्रचलित जो एक हिस्ट्री है कुछ कबीलों की, उधर जो कबीले में जो तार्शिश बोलते हैं, यानी मॉडर्न डे इसराइल, पैलेस्टाइन, जो ये मेडिटेरेनियन कोस्ट है उधर का, जेरूसलम एक्सेट्रा, तो उधर वो कबीलों में एक बहुत प्रचलित हिस्ट्री थी कि अबाउट द टाइम ऑफ असा, और उनकी जो डेटिंग है, जो ये ट्रांसलेटर है मोशे पर्लमैन, वो 900 BC बोलते हैं, यानी करीब 3000 साल पहले। ठीक है, मुझे ऑल्टरनेटिव डेट नहीं मिला, तो मैंने ये 900 BC का मैंने स्टिक कर दिया बेसिकली। तो ये 900 BC में बहुत ही बड़ा इंडियन कॉन्करर था। तो बोलते हैं कि हिंद से एक बहुत बड़ा एक सम्राट था
जो पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व उसने स्थापित कर दिया था, और उसने जेरूसलम तक एक कॉन्क्वेस्ट कर दिया, और जेरूसलम को भी उसने हराया और पूरी तरह से घेर लिया था, और एक इतना पावरफुल था कि जो जेरूसलम का राजा था, द होल सिटी सरेंडर्ड एंड ही हैड टू आस्क फॉर एंजल्स हेल्प। तो उनका ये है कि इतने सारे थे कि उन्होंने अपने एंजल्स को बुलाया, और फिर एंजल्स ने एक टाइफून क्रिएट किया। तो ये देखिए, ये तो काफी उसके एग्जैजरेशंस है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक बहुत बड़ा राजा था, और ये राजा का नाम वो जर्ज बोलते हैं। ठीक है, तो अरबिक में जर्ज है। तो अरबिक में जर्ज जो सेमिटिक भाषा होती है, जो हिब्रू एक्सेट्रा, उसमें जरा बोल जाती है। तो ये जरा या तो जया या आप बोल सकते हैं जरा हो सकती है। तो मैंने इसका इंटरप्रिटेशन जया लिया है। जर्ज इज जस्ट वन पार्ट ऑफ अ नेम, सो अनफॉर्चुनेटली अदर पार्ट्स आर लॉस्ट, सो वी डोंट नो कि ये क्या जय सिंह हो सकते हैं, जयद्रथ हो सकते हैं, जो जय सिंह जो भी है, बट जया इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ नेम। तो ये जो राजा थे, तो आप सोचे कि किस लिए उन लोग जेरूसलम तक गए थे। तो जेरूसलम में बहुत कुछ कबीले थे जो एंशिएंट रिलीजन वर्शिप करते थे, तो मूर्ति पूजा करते थे, उनके मंदिर थे एक्सेट्रा। तो एक राजा आया आसा, जो अब्राहम में बिलीव करता था। अब्राहम इज इन द ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल, जो उनके बहुत अब्राहमिक फेथ भी बोलते हैं बेसिकली। तो उसने बोला था भाई, अब्राहम ने बोला है कि सिर्फ एक ही भगवान है, तो ये जो भी आपके जो मूर्तिकार पूजा है, आई एम गोइंग टू स्टॉप इट, बैन इट, and he started persecuting them. So as per this Tabari and this tradition, his own mother refused to give up that religion, and his own mother was banished and executed. तो इतना एक जो बोलते हैं एक राजा था, who was very, जो भी बोले, who was very kind of fanatical towards his own fate. तो फिर ये जो कबीले के लोग हैं, as per this तबारी, ये पूरी तरह से उन्हें अपना एम्बेसडर्स भेजा भारत को। तो पूरा उन्हें ट्रैवल किया, भारत को आए, और फिर वो जर्ज को जाके बोलते हैं, और जो मैंने कोड भी किया है कि भाई पूरी दुनिया में आप ही है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारी प्राचीन जो एक सभ्यता है वो पूरी तरह से थ्रेटेंड है, एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू। तो आप प्लीज हमें। उधर भी जर्ज क्या बोलते हैं, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं कि वो क्या करते हैं, मैं इमीडिएटली मैं रिएक्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं पहले वेरीफाई करने वाला हूँ। तो वो हम अपने जासूस भेजते हैं उधर। तो आप बोलते हैं कि जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है कि अपने जो गुप्तचर है भेजो उधर, तो वो जेरूसलम भेजते हैं, और ये जो जासूस है वो व्यापारी के तरीके से जाते हैं उधर। एंड व्हाट दे डू इज, फर्स्ट थिंग दे डू इज टू मेक देमसेल्व्स फेल्ट, दे सेल ऑल देयर प्रोडक्ट्स एट एक्सट्रीमली लो प्राइस। जो बोलते हैं ना, एकदम फ्लड द मार्केट विद दी इंडियन प्रोडक्ट्स। तो पूरी उनकी जो प्राइस गिर जाती है, तो जो भी गिर जाती है वो राजा के नजर पे आ जाते हैं। तो फिर एक राजा के साथ उनकी एक मीटिंग हो जाती है, और फिर वो राजा को असेस करते हैं, ये कैसा राजा है, उसकी मेंटल स्टेट कैसी है, पॉपुलैरिटी कैसी है, and they come with this back to Zarj and saying कि भाई ऐसे है, and then Zarj decides कि भाई yes this is a fit case for me to intervene। फिर इंटरेस्टिंगली तबारी बोलते हैं कि वो बहुत सारे अपने जो वैसल्स हैं, वो बोलते हैं वैसल्स थे, गोग मगोग में थे, फर्ज में थे, तुर्की में थे, यानी ही गिव्स अ लॉट ऑफ कंट्रीज। तो ये सब इकट्ठा मिलके फिर ये एक नेवल एक्सपेडिशन लॉन्च करते हैं, माने हमारी इंडियन वेस्ट कोस्ट से 100 शिप्स, वाह, हाँ 100 शिप्स, कैन यू बिलीव इट। एंड तबारी तो इतनी डिटेल में चलते हैं कि बोलते हैं कि हर शिप में 10 स्पेशल गार्ड्स थे, कुछ ऐसे 5 एलिफेंट थे। इवन आई कांट बिलीव कि एलिफेंट के शिप में आए, लेकिन ये तो तबारी बोलते हैं। तो जो भी है, बट दी थिंग इज कि 100 शिप गए थे टिल द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ पे उतर के वो लोग मार्च किए थे, और ऐसे मार्च करके वो जेरूसलम आए थे। और जेरूसलम में आप एक बात गौर करनी पड़ेगी कि सी इवन दो देयर आर एग्जैजरेशंस, what this shows is on the character of the Indians which these tribes felt, है ना। तो एक जो एंजल्स, तो पूरी जेरूसलम सरेंडर हो गई थी। जो किंग थे, जो ये फैनेटिकल रूलर थे, उनने एंजल्स और अब्राहम को प्रे किया, तो एंजल्स आ गए। फिर भी जब एंजल्स आए तो जर्ज या जो इंडियंस है वो डरे नहीं, उनने अपना तीर लगा के दे एक्चुअली शूटिंग द एरोस टू द एंजल्स। ऑब्वियसली वो एंजल्स थे, उन्हें कुछ एरोस लगा नहीं, बट यू कैन सी कि ये कितनी एक डिटर्मिनेशन और ब्रेवरी थी जो इंडियन आर्मी थी। तो दैट इज द फर्स्ट रेफरेंस आई गेट व्हिच इज डेटेड एज पर द ट्रांसलेटर टू 900 BC। ओके, सो इट स्टार्ट्स। एक आपकी किताब में मतलब जो इंसिडेंट फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट्स है, इट्स अबाउट कुणाल मौर्य। एंड कुणाल मौर्य, फर्स्टली नाम अगेन कहीं नहीं आता, कोई पढ़ाता नहीं, कोई सिखाता नहीं। आई वांट टू नो अबाउट हिज स्टोरी, क्योंकि उन्होंने इन्वेजन जो किए दोस आर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी थी वो ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी थी। तो इफ यू कुड टॉक अबाउट दैट। हाँ, सही बात है। देखिए, आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे हिस्टोरियंस हैं, जैसे आरसी मजुमदार हो, अश्विनी अग्रवाल हो, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं, राधाकोर मुखर्जी हो। दे हैव रेफर्ड टू द फैक्ट कि सेंट्रल एशिया, स्पेशली आज जो जिंगयांग प्रोविंस है चाइना का,
जो it's in the news for a lot of reasons. So in that Xinjiang province, there's a very strong tradition which associates Mauryan rule. Okay. Especially Kunal's rule with areas such as Khotan. Okay, which is there. तो मैंने थोड़ा और रिसर्च किया था इसके ऊपर और मुझे काफी सारे रेफरेंस मिले थे इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ जिंगयांग. तो कुणाल मौर्य कौन थे? तो कुणाल मौर्य एक्चुअली अशोक के पुत्र थे. ठीक है. नाउ एक बहुत बड़ा थियोरी है कि अशोक कलिंगा वॉर के बाद वो बुद्धिस्ट बन गए और वो एक्चुअली पूरी तरह से अहिंसावादी हो गए एक्सेट्रा. नाउ द रियलिटी इज एक्चुअली बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड फार बिफोर द कलिंगा वॉर. ओके. ठीक है. और आप एक्चुअली आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट को भी देखेंगे तो वो क्या कहते हैं कि इन द मिडिल ऑफ अशोकास रेन देयर वाज अ ह्यूज क्राइसिस इन द एम्पायर. बहुत सारे जगहों पे रेबेलियंस हो गए थे. ठीक है. और जो कि ये रेबेलियंस हुए थे, अशोका हैड टू रीअसर्ट हिमसेल्फ विद सर्टेन यज्ञस लाइक द अश्वमेध यज्ञ एक्सेट्रा. तो वो समय में क्या थी, उनके साथ काफी सारे सुपुत्र थे, वो गवर्नर्स. ठीक है. तो कुणाल मौर्य वाज अ गवर्नर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो गंधार है, जो हम बोलते हैं अफगानिस्तान, तक्षशिला, जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान आज की जो है एक्सेट्रा. सो ईच ऑफ द प्रिंसेस वांटेड टू प्रूव दैट वो दिग्विजय कर सकते हैं. यानी देखो, सो कुणाल मौर्य डिसाइडेड टू क्रॉस द हिमालयस एंड गो नॉर्थ. ठीक है. एक बहुत इंटरेस्टिंग जो हमें जिक्र मिलता है, अभी इतनी बड़ी हिमालयंस काराकोरम को आप क्रॉस कैसे करोगे? तो एक चाइनीज ट्रैवलर है जिसका नाम है फाहियान. ठीक है. तो जो फाहियान आए थे करीब 4th सेंचुरी अराउंड 400 सी, तो वो कहते हैं कि जब वो काराकोरम आते, जो स्कार्दू है, जो दारद जो बोलते हैं वो लोग, स्कार्दू पास जो हम कहते हैं, यस स्कार्दू थे. स्कार्दू इज एट प्रेजेंट इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, द गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया बेसिकली. और एक पास है जिसका नाम है कुंजरा पास, जो अगर आप देखेंगे आज जो काराकोरम हाईवे चाइना और पाकिस्तान की है, बहुत फेमस है. वो बेल्ट और रोड में भी बहुत सीपेक वाला जो पूरा रोड है, राइट. तो इसमें जो है आप देखेंगे तो फाहियान बोलता है कि जो कुंजरे पास से वो आए आए थे, जो एक रास्ता जो बंदा चाइना कनेक्ट करके स्कार्दू से आता है. स्कार्दू में वो जो मिले थे कुछ लोग को, तो लोग बोलते हैं कि गौतम बुद्ध के 300 साल बाद, ठीक है, जो पहला सिविलियन क्रॉसिंग हुआ था, ये इंडियंस ने किया था इंडिया से लेके चाइना की तरफ. माने पूरा सेंट्रल एशिया से लेके चाइना की तरफ. उनके पहले किसी ने तो काफी सारे स्टेप्स बनाए थे और रास्ते रोड बनाए थे उधर. ठीक है. यानी सिंधु के ऊपर उनने एक ब्रिज बनाया था रस्सियों का. ठीक है. उसके बाद उनने कुछ 700 सीढ़ी पत्थर में गाड़ के उनने होल माउंटेन में 10,000 फीट असेंडिंग ऐसे एक देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स मेड. हाँ. तो फायान बोलते हैं कि तो ये इट्स बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है. तो फायान के मित्र बोलते हैं भाई इतने सारे पहाड़ है, इतने सारे है, किसने ये पार किया होगा? तो फायान बोलते हैं अरे नहीं, तुम गलतफहमी में हो. ऐसे ये जो लोग हैं बोलते हैं कि 300 साल पहले ऐसे क्रॉसिंग हुई थी, उसके पहले लोगों ने काफी सारे मैन ऑफ ओल्ड डेज ये बनाए थे. तो अगर आप देखेंगे जो डेटिंग बोलते हैं फाहियान, इज एग्जैक्टली कोइंसाइड विद कुणाल मौर्यस पीरियड. ठीक है. तो ये कुणाल मौर्य ने क्या किया था कि उनने पहले तो अगर आप देखेंगे मौर्यन आर्मी की, आप इवन ग्रीक रिकॉर्ड्स देखेंगे, एक लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है. इंजीनियर्स, आर्मी इंजीनियर्स जो बोलते हैं. तो इन्होंने ये जो एरिया है, तो आप अगर देखेंगे गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, फ्रॉम स्वाट, coming into the Pakistan occupied Kashmir, going to Gilgit Baltistan, स्कार्दू से काराकोरम पार करके कुंजरिया पास से वो एक ताश कोरगान के एक एरिया पे आ गए थे. तो आज की जो इमीडिएटली आप नॉर्थ देखेंगे, चाइना की जो जिंगयांग प्रोविंस पड़ती है, उधर वो आए थे. उधर हमें एक चाइनीज लेजेंड मिलती है कि अशोक राजा की जो सेना थे या अशोक राजा के जो मंत्रियां थे, उन्होंने उधर एक महल बनाया और उधर उन्होंने एक संग्रहालय या स्तूपा का भी स्थापित किया था. तो ऑब्वियसली इट इज इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ कुंजराब. सो वी कैन एक्चुअली ट्रेस द रूट कि जो ये आर्मी इंजीनियर्स थे, इन्हें एक्चुअली एक रूट बनाया, ये 700 सीढ़ी उन्होंने बनाया, एक रोप ब्रिज बनाया. सो यू कैन अंडरस्टैंड दी अमाउंट ऑफ एफर्ट व्हिच इज टेकन. एंड वो ताश कुरगान पे आके वो रुक गए उधर. इवन आज भी आप देखेंगे तो कुंजरा पास के नीचे जाएंगे तो एक ताश कुरगान में आपको एक काइंड ऑफ, तो इट्स कॉल्ड की पांटो इन चाइनीज. तो उसके बाद वो यारखान गए थे. तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा रूट हमें मिल जाता है, जो मैंने मेरी बुक में क्या है. फाइनली ये खोटान, फिर काशगर जो है, फिर कुची के एरिया. तो जिंगयांग के जो टकलामाकन डेजर्ट बोलते हैं, बहुत इनहॉस्पिटेबल डेजर्ट है. इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल एरियाज इन द वर्ल्ड. राइट. ठीक है. टेम्परेचर बहुत वेरी होते हैं. तो वो एरिया को उनने पूरी तरह से अपना मौर्य प्रशासन उन्हें स्थापित कर दिया उधर. ठीक है. और हमें ये काफी सारे एरिया से हमें कुणाल की एक स्टोरीज मिलती है. और जिंगयांग में ही नहीं, कजाकिस्तान में एक एरिया है इसिक कुरगान, उधर एक हिल है. वो हिल को कुस्तान हिल के काफी सारे चाइनीज ट्रैवलर्स बोलते हैं. और वो मैंने जो मेरे किताब में बोला है कि दैट देयर इज अ ह्यूज जो एक ट्रेडिशन कि उधर एक कॉरोनेशन हुई थी. तो जो कुणाल थे उन्होंने
जो उधर के जो ट्राइब्स है उन्हें डिफीट करके उनने अपने आप को उधर एक जो है एक प्रादेशिक एक वाइसरॉय उन्हें क्राउन किया था अपने को ये पूरा रीजन का. Okay. So you can see the entire region of Xinjiang province and parts of Kazakhstan was under Indian Mauryan rule because of this brilliant expedition. And they had to cross literally the highest mountains of the world. Karakoram. आज भी आप देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर जो है उधर K2 है, they are the most killer mountains. Right. तो वो पूरे पार करके माने इतनी डिटर्मिनेशन थी उनमें. और उधर जाके इंटरेस्टिंगली जो कुणाल थे हम लोग जनरली सोचते क्या है कि अशोक जो थे वो बुद्धिस्ट बन गए तो पूरी फैमिली बुद्धिस्ट हो गई, बट कुणाल मौर्य वाज अ बिग भक्त ऑफ वाइश्रावण. वाइश्रावण जो है हमारे कुबेर देव है, जो गॉड ऑफ वेल्थ है. वाइश्रावण क्यों? क्योंकि वो रावण के भाई थे, है ना, तो इसलिए रावण के ये है. वो बहुत बड़ी स्टोरी तो हमें पता ही है. तो उन्होंने उधर कुबेर देव की एक मंदिर की स्थापना की है जो हमें चाइनीज टेक्स्ट से जिक्र मिलती है. पीशी मैन देव बोलते हैं उन्हें. और वो जो है एक कुबेर देव की खोटान में उन्हें स्थापना की थी. सो वो जो मंदिर उन्होंने स्थापना की, डज इट स्टिल एग्जिस्ट या वहाँ के जो लोग अब है डू दे प्रे टू दैट सेम डीटी या कुछ ऐसे रेफरेंस मिलते हैं? देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि जो आज की जिंजियांग है वो डेमोग्राफिकली बहुत अलग है, देन द अर्लियर. सो देखिए 7th 8th सेंचुरी तक तो हमें एक रेफरेंस मिलती है वो पीशीमान देव की एक ये इसकी. अभी भी हमें काफी रूइंस मिलते हैं खोटान के पास, जो होटान मॉडर्न सिटी है सिंजियांग की. देयर आर लॉट ऑफ रूइंस एंड देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच रिजेंबल अ रिलीजियस प्लेस. ठीक है. सो ऑब्वियसली इनमें एक पीशी मैंडे की जो मंदिर है, जो कुबेर देव की मंदिर है, हो सकती है उसमें. अनफॉर्चुनेटली नाइदर द मॉडर्न government, I mean, of China, for many geopolitical reasons, that's there's a lot of conflict out there. ठीक है. Also the modern day the demographic है, they are mostly Uyghurs, the Uyghur community, so they don't have that connect with that ancient religion or their ancient faith, etc. So that is why we don't know much about that. But there is an excavation there are religious type structures found over there. So definitely अगर if we get more access, lot more research can be done. Right. मौर्यन आर्मी के बारे में आप बताइए, बिकॉज आई गॉट टू नो थ्रू योर बुक कि जो मौर्यन आर्मी थी कंटेम्परेरीली मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड. सो इफ यू कुड टॉक अबाउट दैट, क्योंकि मतलब लार्जेस्ट आर्मी टू इमेजिन ही वो मतलब बहुत एक बड़ी चीज है. तो क्या एग्जैक्टली थी आर्मी, हाउ डिड दे स्ट्रेटेजाइज, मतलब लॉजिस्टिक्स किस तरह से संभालते थे, बिकॉज यहाँ से वहां तक जाना लॉजिस्टिकली मतलब सोचना भी बहुत बड़ी चीज है. तो हाउ डिड दे मैनेज दिस? हाँ, तो अगर आप देखेंगे तो जैसे लामा येशोर थे, एक टिबेटन राइटर थे, उन्हें तो ये कहा है कि बहुत पोलिटिकली कहा है कि ये जो मॉडर्न एक्सपेडिशन थी लियूल या खोटान जो सिंजियांग है, सेम एक्सपेडिशन. तो वो टाइम पे यक्ष और घोड़े जो थे दे वर एज बिग एज एलिफेंट्स, ऐसे उन्हें बोला. तो ऑब्वियसली दीज आर एग्जैजरेशंस, बट इसका मतलब क्या है, सी यक्ष आर जनरली द पीपल हु आर इन कुबेर्स क्वार्टर्स. और ये जो नॉर्दर्न टेरिटरीज थी हिमालय के नॉर्थ में, इस जनरली जो हमारे देव हैं कुबेर जो हमारे देव हैं कुबेर, गॉड कुबेर, ही इज द दिक्पालक और द गार्डियन ऑफ दैट क्वार्टर. एंड उसके जो आर्मी है वो यक्ष बोलते हैं. सो इट्स पॉसिबली दैट दिस कुड रेफर दैट लोकल लोग थे, उनके जो उधर के घोड़े हैं उधर के भी काफी यूज हुए थे. सो दे वर टेम्ड आउट देयर एंड दे वर टेकन. सो इट्स नॉट दैट इधर से पूरे घोड़े ट्रांसपोर्ट हुए थे. ऑन द वे दे वर आल्सो दे रिक्रूटेड लॉट ऑफ दीज माउंटेन पीपल, एंड सो ये यक्ष जो है माउंटेन पीपल. तो अगर आप देखेंगे लॉजिस्टिक्सली हमें जो एक मिलती है कि नंबर 1 देयर वर डिफरेंट कैंप साइट्स. तो एक कैंप साइट की जो एक चॉइस है. नंबर 3 रेकी पार्टीज काफी थी. जैसे हम फाहियान बोलते कि 700 स्टेप्स उन्हें किया था, मैंने इंजीनियरिंग टीम भी थी. तो एक बहुत स्लो एंड स्टडी एक मार्च हुई होगी. देयर वुड बीन क्वाइट लॉट ऑफ कैजुअलिटीज ऑन अ मार्च, बट द मेन थिंग इज एक डिटर्मिनेशन थी. एंड दैट इज व्हाट यू कैन सी इन दैट वेरी क्लियरली. दूसरी जो मॉडर्न आर्मी की हम एक बात करते हैं कि इट वाज अ ह्यूज आर्मी. Okay, so as per Greek records, it was 6 lakh, infantry itself. तो वो टाइम की तो it was the largest army in the world. And वो 6 lakh infantry में, a lot of it was concentrated in the northwestern region. जिसके आप देखेंगे जो गवर्नर थे वो कुणाल थे basically. So he had a lot of resources in his hand. तीसरी जो बात है हम which we can say that Indians were expert archers. So मैंने ग्रीक को भी कोट किया है कि the range of Indian archers was supposed to be very high. Even much more than Sting. इसलिए एक जो सेंट्रल एशिया में वो गए थे, the main opponents they had were guys called as Scythians. Okay, तो ये जो आप बोल रहे जो ये कहते हैं जो चाइनीज हिस्ट्री में ग्रेट वॉल जो बनी थी, it was against these tribes like the Scythians. So इतनी fierce tribes थी कि चाइनीज को ग्रेट वॉल बनानी थी to defend their country. तो ये Scythians की जो स्ट्रेंथ थी वो थी composite bow.
जो शॉर्ट बोज होते हैं इसमें, तो एज अगेंस्ट दैट इंडियंस की लॉन्ग बोज थी जो रेंज में ज्यादा थी, तो एक स्टैंड ऑफ रेंज में वो लोग हिट कर सकते थे उन्हें। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टैक्टिक थी उधर की। दूसरे तीसरी जो बहुत आई वुड से एक फाइनल जो बहुत इंटरेस्टिंग टैक्टिक हमें मिलती है कि इफ यू लुक एट हुई लुई, जो एक चाइनीज बायोग्राफर थे, वो बोलते हैं कि वो प्रोस्पेक्ट करते थे कि कहाँ कहाँ पे ओएसिस है, जो ये मॉडर्न आर्मी थी, और एक्चुअली ग्रेजिंग ग्राउंड कहाँ पे थे, तो वो अपने घोड़े को छोड़ते थे या कैटल को छोड़ते थे, वो कहाँ पे जाके बस जाते थे कि दे वुड फाइंड वेयर ग्रेजिंग, दैट दे वुड आल्सो थिंक दैट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, तो दे वुड काइंड ऑफ ब्रिंग इन सर्टेन मेजर्स, एग्रीकल्चर मेजर एंड डू इट। तो ऐसे ही खोटान की भी स्थापना ऐसे ही हुई थी, एज पर हुई लुई। कुणाल जो जा रहे थे उनने ऐसे घोड़े को छोड़ दिए, ग्रेजिंग कर रहे थे एक जगह पे, तो वो जो टकलामकन की एक फिन थी उधर ओएसिस थी, और ओएसिस पे उन्हें लगा दी। तो आप देख सकते हैं काफी सारे एक्सप्लोरर भी थे वो। सो इनफैक्ट द एंटायर रीजन ऑफ जिंगयांग would never have had a civilization if not for Kunal Maurya. It would have been an inhospitable land. उनने उधर जाके एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया। एग्रीकल्चर में इनफैक्ट 600 इयर्स बाद जो इट वाज सो ग्रेट दैट, एंड वो टाइम पे इमीडिएटली आफ्टर कुणाल लॉट ऑफ इंडियनाइज किंगडम्स जिनकी संस्कृत लैंग्वेज थी, जिनके काफी वैदिक बुद्धिज्म या वो सब रिलीजन्स थे, तो ये जो स्टेट्स हुए थे एग्रीकल्चर बेस्ड थे। देयर वर लॉट ऑफ क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन, तो ये हमें चाइनीज टेक्स्ट से भी मिल जाती। सो बिकॉज़ सिविलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द मौर्यस आउट। सो मतलब उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है उस पूरे रीजन में। करेक्ट। व्हेन वी लुक एट, मतलब आज जब हम चाइना को देखते हैं तो उनका एक बहुत एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है एंड स्ट्रेटजीज है, एंड दे यूज उनके जो ओल्ड हिस्टोरिक मैप्स है, लाइक चिंग एम्पायर या किंग एम्पायर, व्हाटएवर द प्रोनाउंसिएशन इज, उनके मैप्स को यूज करते हैं। व्हाई आर वी नॉट यूजिंग आवर मैप्स? ये जो अभी जैसे कुणाल मौर्य का आपने कहा, तो वो जो रीजन है, why are we not claiming it using these maps? हम क्यों अभी भी ब्रिटिश मैप्स पे अभी भी टिके हुए हैं? So that's what I said, एक सबकॉन्शियस एक मेंटालिटी है कि हम we can't do things which others can do. एक सबकॉन्शियस मेंटालिटी होती है। जैसे आप देखिए, अगर I'll just give you a very short example, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अलेक्जेंडर केम इनटू इंडिया, ही डिफीटेड व्हाटएवर, ही काइंड ऑफ कॉन्कर्ड, फिर वो कुछ तो वो इंजर हो गए, फिर वो ये हो गए, फिर वो चले अपने आप चले गए काइंड ऑफ। नाउ द ओनली रेफरेंस फॉर दैट इज ग्रीक रिकॉर्ड्स, ओके, एंड वी जनरली बिलीव इट। आई मीन देयर इज नॉट अ सिंगल इंडियन रिकॉर्ड व्हिच टॉक्स अबाउट दिस। ऑन द अदर हैंड, कुणाल मौर्य के लिए हमें टिबेटन है, चाइनीज है, टोचारियन इंस्क्रिप्शंस है, हमारी संस्कृत भी है। मैं दो संस्कृत भी मैंने, कमसा देश से विवरण, हम उसे कमसा देश बोलते हैं, अग्निदेश बोलते हैं, ये जो पूरी रीजन है, फिर भी हमें डाउट्स है। So it shows subconsciously हमें कितनी एक lack of self confidence है हमारे ऊपर कि we don't accept it. You are right. देखिए, अगर आप देखेंगे even the greatest extent, जैसे आप टैंग एम्पायर की मैप देखिए, it didn't include Tibet. Okay, Xinjiang only one part of it. Right. ठीक है, Yunnan for a very large point was not part of China. You know, but still today people talk of all this as China. Correct. है ना? So it also depends on how you want to promote your narrative. And I think that is what, see, one of the objectives I also want, by this book or through podcasts like this, is the fact that let us own up our narrative. Okay? And there's nothing, see, a lot of people say, नहीं आप own करेंगे तो हमारी diplomatic relations spoil हो जाएगी. I feel that is rubbish. Absolutely. That's total rubbish. आज आपको अगर पता है, समरकंद में एक बाबर की बहुत बड़ी स्टैचू है. Is that ruining diplomatic relations with Uzbekistan and India? Robert Clive has a statue in London. That's not ruining relationships. I mean, so we have to understand that the world has moved ahead, we have not moved ahead. Right. So let us also move ahead, keep with the world. There's nothing wrong in accepting your history or being proud of your history. इससे कुछ नहीं होता। वो जो प्रॉब्लम है, इट इज दिस कि वर्ल्ड ओवर भारत को इस तरह से परसीव किया जाता है कि यहाँ तो हमेशा से इन्वेडर्स ने रूल किया है, तो इनकी जो खुद की एक इंडिक हिस्ट्री है वो कुछ होगी ही नहीं। एंड जब फिर लोगों को पता चलता है तो दे आर लाइक कि कैसे हमने इन पे रूल किया है, अब ये कैसे आके हमें पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये हमसे ज्यादा बेटर है। आई थिंक सो इट्स दैट माइंडसेट, एंड वो माइंडसेट शायद तभी जाएगा जब हम और ज्यादा बात करेंगे अबाउट दीज थिंग्स, व्हिच अनफॉर्चुनेटली इज नॉट हैपनिंग। गवर्नमेंट शायद अब स्टेप्स ले उस चीज पे, बट अब तक तो कोई स्टेप्स नहीं लिए थे इतने साल आजादी के, बट नेवर दो स्टेप्स वर टेकन। आई वांट टू टॉक अबाउट कि ये जो आपने बताया जैसे कुणाल मौर्य का ये एक एक्सपेडिशन था, बट देन अगेन वी कम बैक टू वन अदर एक्सपेडिशन व्हिच वाज विक्रमादित्य's एक्सपेडिशन, व्हिच वाज फैंटास्टिक। मतलब एलिफेंट्स वाला जो पूरा उनका वो सीन था, सो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। हाउ डिड दैट हैपन, एंड
कौन से स्क्रिप्चर्स है या कौन से टेक्स्ट है जहाँ पे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. आई थिंक सो देयर आर कॉइन्स एज वेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो इफ यू कुड टॉक अबाउट दिस. देखिए इसकी जो आप शुरुआत है ना, इट्स बेसिकली जो कुतुब मीनार आप बोलते हैं, है ना, जो कुतुब मीनार आज इज अ वेरी आई वुड से यू नो वेरी डिबेटेबल काइंड ऑफ साइट राइट नाउ, बट उसमें वन ऑफ द रेमिनेंट्स ऑफ द एंशिएंट टेम्पल्स, तो काफी 27 टेम्पल्स तोड़े गए थे उधर, एक टू मेक दैट व्हाटएवर दैट पोर्ट ऑफ इस्लाम. कैन यू एक्सपैंड दिस कि मतलब क्या एग्जैक्टली ये इंड कुतुब मीनार थिंक क्या. सो देखिए आज अगर आप देखेंगे जो कुतुब मीनार में आप जाएंगे ना, सो दैट होल कॉम्प्लेक्स इट वाज कॉल्ड द कोर्ट अल इस्लाम मॉस्क एंड द कुतुब मीनार. सो दैट कोर्ट अल इस्लाम मॉस्क was built out of the material of 27 temples. Okay, these are of different this thing. They were basically of different gods etc. But हमारे obviously अब सनातन धर्म के temples थे. अभी वो टेम्पल में जो एक रेमिनेंट है वो एक ध्वजस्तंभ है, जो एक विष्णु ध्वजस्तंभ बोलते हैं, विच इज टुडे कॉल्ड एन आयरन पिलर. देखिए आज इतनी एक इग्नोरेंस पड़ गई है कि आज जो लोग कुतुब मीनार जाते हैं वो जाके अपने हाथ को वो पिलर में ये करते हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट वाज एक्चुअली ध्वजस्तंभ फॉर अ विष्णु टेम्पल एट दैट टाइम. बेचारा वो पूरा आई मीन सो मेनी पीपल इनोसेंटली, even a lot of Hindu people go there and they do this without understanding that ध्वजस्तंभ. तो ये जो ध्वजस्तंभ है एक गरुड़ ध्वजस्तंभ थी, जो जनरली होती है कि लॉर्ड विष्णु जो हमारे भगवान विष्णु हैं उनके जो मंदिर में जनरली यू हैव अ पिलर, अ फ्लैग पिलर, एंड जो गरुड़ होती है उनकी वाहन होती है उसकी एक पिलर होती है. तो ये दिस पिलर वाज दैट. नाउ दिस वाज एन आयरन पिलर. वो पिलर में एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, ठीक है, और वो इंस्क्रिप्शन कहती है कि जो चंद्र थे, जो राजा चंद्र थे, उन्होंने जो सप्तमुखानी, सिंधु के जो सप्तमुख हैं वो पार करके उन्हें बालिक जो बलाक होती है, बैक्टीरिया जो बोलते हैं, सेंट्रल एशिया में जाके उन्हें अपना विजय स्थापित किया. नाउ दिस इज जस्ट वन इंस्क्रिप्शन, ठीक है. तो लेकिन ये इंस्क्रिप्शन के बेस पे काफी सारे हिस्टोरियंस ने फर्दर रिसर्च किया था. तो एक जो बहुत आई वुड से अ वेरी एरुडाइट हिस्टोरियन संस्कृत स्कॉलर थे, उनका नाम था बुद्ध प्रकाश. तो बुद्ध प्रकाश ने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस देखे थे अफगानिस्तान में, जो सैसनियन या पर्शियन साइट्स की, जैसे होपियान, एस्कंड्रिया एक्सेट्रा, और उनने देखा था कि बहुत बड़ा ब्रेक आता है अराउंड द लेट फोर्थ सेंचुरी, ठीक है. वो टाइम पे काफी सारे कॉइन्स भी उनके जो सैसनियन एम्परर्स है, पर्शियन एम्परर्स के, ऑल अक्रॉस ईस्टर्न पर्शिया वो बंद हो जाती है. जबकि सिजिस्तान है, एक प्रोविंस है ईरान में, जो मकरन है जो आज पाकिस्तान में है, तो बॉर्डरिंग एरिया है बेसिकली, तो उधर काफी एक कॉइनेज बंद हो जाती है अराउंड द सेम टाइम. और वही टाइम पे उन्हें एक पहलवी जो एक टेक्स्ट है जो एंशिएंट पर्शियन है, उन्हें कारनामे ए अदारशीर पपकान जो है, उधर उन्हें एक रेफरेंस मिलती है एक पर्शियन और इंडियन की एक्सचेंज के ऊपर, डिप्लोमेटिक एंड जियोपॉलिटिकल एक्सचेंज के ऊपर. तो उस टाइम पे भी डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस एंड ये सब हो रहा था. यस. और दिस इज रिलेटेड टू दिस कैंपेन. तो ये बोलते हैं कि कंपटीशन था वो टाइम पे, जो एक सैसनियन एम्पायर थी पूरी वेस्ट एशिया में फैला गई. मैंने आज की जो टर्की बोलते हैं, आर्मीनिया बोलते हैं, ईस्टर्न यूरोप. सैसनियन एम्पायर इज द पर्शियन वाला. यस, ईरान. तो ईरान से थे, लेकिन दे एक्सपैंडेड राइट अप टिल आर्मीनिया एंड ईस्टर्न यूरोप, राइट डाउन टू लेट्स से अफगानिस्तान हियर बेसिकली. तो उनकी और गुप्ता एम्पायर जो थी उनके ऊपर एक कंपटीशन चल रही थी. और एक देखिए जो अफगानिस्तान के बहुत सारे, तो एक्चुअली फॉर लॉन्ग टाइम दे वर एक्चुअली पार्ट ऑफ भारत, जो गंधार बोलते हैं, कपीस बोलते हैं एक्सेट्रा. तो गंधार और कपीस के राजा थे, वो एक्चुअली गुप्ता वंश के जो मांडलिक थे, या दे वर एक्चुअली दी अंडर सुजरेनिटी ऑफ द गुप्तास. बट बिकॉज ऑफ दिस डिप्लोमेटिक जो बोलते हैं ना, डबल मास्किंग जो बोलते हैं, हमारे मैंने जो ये कारनामा में लिखा है, The Sassanians slowly encroached on this area in a time of crisis. जो समुद्रगुप्त की देहांत हो गया था और विक्रमादित्य के असेंशन, उसमें थोड़ी एक कंफ्यूजन की पीरियड थी. Okay. तो दे एक्चुअली एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस इन दीज एरियाज, बॉर्डर एरियाज, जो काबुल है, जो परवान है एक्सेट्रा. सो दिस वाज अ अफरंट टू द गुप्ता एम्पायर. तो ये जड़ थी ये स्टार्ट की. तो बुद्ध प्रकाश ने ये एंगल से एक्सप्लोर किया था. उसके बाद बहुत सारे और एविडेंसेस निकलने के लिए, फॉर एग्जाम्पल गिलगिट बाल्टिस्तान है, ओके, उसमें एक चिल्लास के एरिया है, हुंजा के एरिया है. वो एरिया में हमें गुप्ता ब्रह्मी में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं विद नेम्स जस्ट हरिसेन, चंद्र एक्सेट्रा. ओके. एंड हरिसेना वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है. और चंद्र जो है, चंद्रगुप्त उनके नाम से हमें मिले हैं बेसिकली. हमें एक विक्रम चरितम के एक संस्कृत टेक्स्ट है, उधर हमें खोटान और सेंट्रल एशिया के ऊपर हमें काफी रेफरेंसेस मिलते हैं वीज़ावी विक्रमादित्य. तो सिमिलरली हमें काफी सारे संस्कृत पहलवी के रेफरेंस मिलते हैं वो पीरियड से. तो आप सब कुल मिला के आप देखोगे, look at it from the perspective of the Mehroli pillar, which is in Qutub Minar, you get a complete narrative of Chandragupta Vikramaditya. तो वो समय में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो ये सैसनियन एम्पायर थी, वो ऑलरेडी अफगानिस्तान पे एंक्रोच कर रही थी, एंड दे वांटेड टू इन्वेड
let's say Bharat or the Gupta Empire at that point in time, and they had formed an alliance with a people called Huns. तो Huns geographically what was Bharat at that time? Yes. तो वो टाइम पे जो गुप्ता एम्पायर थी, जैसे मैंने बोलता समुद्रगुप्त के समय में जो कपीस जो बोलते हैं, कपीस इज काबुल ऑफ टुडे, तो वो एरिया तक वो चली गई थी. एंड इन दैट पीरियड द किंग ऑफ दैट वाज कॉल्ड किदारा. तो किदार जो बोलते हैं, किदाराइट्स बोलते हैं. तो किदार ने उनका जो है उनकी जो सुजरेनिटी है, उनकी चक्रवर्तीशिप जो है, जो उन्हें चक्रवर्ती मान लिया था जो समुद्रगुप्त है, तो वो टाइम ने इन्फ्लुएंस की थी. जो किदार के सुपुत्र थे पीरो, उन पे जो पर्शियंस थे जो ईरान से थे, उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर दिया था. सो दिस वाज एन अफरंट. एंड वही टाइम पे जो अदारशीर थे, वो एक बहुत स्वीट टूटेड मैसेज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भेजा था उन्हें कि भाई हम तो आपके मित्र हैं, हम आपके भाई हैं. जो आज के जो चाइना जो कर रहा है वही कि भाई आप, और उनने इधर तक बोला था कि मैं मेरे एक भाई का शादी करना चाहता हूँ, तो आप बोले उसके लिए अच्छी अलायंस क्या होगी. तो यानी ऐसे चुपनी चुपनी बातें कर लिए थे उनने. तो और सो इट वाज एंड एट दैट प्रिसाइज मोमेंट हिज आर्मी वाज मूविंग टुवर्ड्स दिस काबुल एरिया. राइट. बिकॉज नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चंद्रगुप्त विक्रम वाज इन अ लॉट ऑफ क्राइसिस. तो क्राइसिस में क्या था कि बहुत सारे रेबेलियंस थे. और जो भारत में, गुजरात में एक डायनास्टी जिसका नाम था शक डायनास्टी, क्षत्रप डायनास्टी, तो उनकी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी. दैट्स व्हाई ही कुडंट एंगेज मच इन दैट. बट वंस दिस गुजरात वाज, आई वुड से, लिबरेटेड फ्रॉम द क्षत्रप्स, देन ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द इरानियंस और द असैसिन्स. वो टाइम तक इनने क्या किया था, इन्होंने एक अलायंस बनाया था. यानी एक हन के लोग थे. अटिला द हन तो बहुत फेमस है हमारे हिस्ट्री में, रोमन एम्पायर को गिराए थे एक्चुअली. तो उनके ही एक सिमिलर ट्राइब थे, इनका नाम है व्हाइट हंस था. ठीक है. और व्हाइट हंस क्यों बोलते हैं, वो कॉकेशियन रेस के थे बेसिकली. ये व्हाइट हंस जो थे उज्बेकिस्तान एरिया में थे, तुर्कमेनिस्तान एरिया में थे, तो वो पूरी सेंट्रल एशिया में थे बेसिकली. तो उनके साथ अलायंस बनके दे वर वांटिंग टू इन्वेड फर्दर. ठीक है. तो फिर चंद्रगुप्त विक्रम ने क्या कहा था, उनने बोला था कि बेटर आई हैव अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक. यानी वो इन्वेड करने के पहले जो हम ऑफेंसिव डिफेंसिव लेट्स गो एंड अटैक देम इन देयर ओन टेरिटरी. तो उससे क्या होती है कि नंबर 1 अभी का इन्वेशन तो टल जाएगा, दूसरी एक डिटरेंस हो जाएगी, यानी फ्यूचर इन्वेशन आपको एक डिटरेंस हो जाएगी. तो उनने जो रूट चुना वो था, जैसे हालिका में बोलते हैं कि द डेल्टा, इंडस डेल्टा रीजन, जो 7 इसमें मकरन में जाके, सिजिस्तान में जाके, तो उधर एक बहुत बड़ा बैटल की भी एक जिक्र है, रेफरेंस है. राइट. देन दे गो नॉर्थवर्ड्स अक्रॉस द पूरा लेंथ ऑफ द पर्शियन एम्पायर, कमिंग टू द सदर्न उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान रीजन विच इज ऑक्सस रिवर. तो उधर वो पार करते हैं. अभी वो टाइम पे एक अलायंस था ये हंस का विद अ पीपल इन ताजिकिस्तान. ठीक है. तो वही एरिया पे ये टैंक्स की जिक्र होती है. तो मैंने जो एक संस्कृत टेक्स्ट कोट किया है, तो वो क्या बोलते हैं वेरी इंटरेस्टिंगली, अभी तक जो भी लड़ाई हुई थी वो अश्वों पे हुई थी, कैवलरी. अश्व मतलब हॉर्स. ओके. तो जो पर्शियंस के साथ लड़े थे, ही ओनली हैड ऑल कैवलरी फोर्स. तो उन्हें एक्चुअली तो अपना पूरा इन्फेंट्री सब लिया था, लेकिन इन ऑर्डर फॉर मोबिलिटी, because they were advancing, right? So before they could attack, he said let the entire soldiers be on cavalry. तो सिर्फ कैवलरी से उन्हें अटैक किया था. और उधर उन्हें काफी आर्चर्स भी थे, जो माउंटेड आर्चर्स थे, उनका काफी उपयोग किया था, एंड दे डिफीटेड द पर्शियंस. ठीक है. लेकिन अभी जो ताजिकिस्तान थे, उन्हें एक स्ट्रैटेजी बदल दिया था. सो ही वेटेड, ही हैड एन एलिफेंट कॉर्प्स ब्रॉट अप वेरी स्लोली फ्रॉम इंडिया. तो काबुल से आए थे, तो काफी सारी एक्लेमेटाइजेशन भी हुई थी. एंड ये बहुत इंटरेस्टिंगली क्या बोलते हैं कि ये जो एलिफेंट्स था, he moved them up the mountains. Okay. Which is a big task in Tajikistan, Pamir mountains में. Yeah. तो उन्हें वो क्या बोलते हैं कि उन्हें एक्चुअली, जब ये संस्कृत जो ये टेक्स्ट मैंने ये वर्स कोट किया है, दी देवदार ट्रीज वे एक्चुअली ब्रोकन डाउन. तो एक रैंप जैसे उन्हें बनाया था और स्लोली स्टेडली एलिफेंट्स को मूव किया था. और वही टाइम पे उन लोग ने काफी ये फॉरेस्ट को भी गिराया था. तो देखिए इसमें क्या हुई थी कि एक पूरी इम्पैक्ट जो आप देख सकते हैं. सो इमेजिन यू आर इन अ वैली ऑफ द पामीर माउंटेन्स, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और हर जगह आपको यू हैव गाइज हु हैव नेवर सीन एलिफेंट्स इन देयर लाइफ, दैट्स द एनिमी. सडनली दैट इज ह्यूज क्रीचर्स, हर जगह पे ये पेड़ गिर रहे हैं, और ये लोग जाके पेड़ के एक ऐसे रैम्प बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, वैलीज करोगे. एक फ्राइटनिंग साइट है, इट्स रियली अ फ्राइटनिंग साइट. एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस ही डिड दैट वाज फॉर साइकोलॉजिकल इफेक्ट. तो आई हैव कंपेयर्ड दैट विद, फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉडर्न डे में देखेंगे, एक टैंक रेजिमेंट होते थे कि वो जमाने की एलिफेंट्स फॉर द टैंक्स. तो आज की जो जोजिला में थी, व्हेन 1948 the campaign, the raiders, the Kabalis, the Pakistan invaders had come very close to Ladakh. So the Indian army had moved up tanks to Jojila Pass, which was then an amazing feat. Yeah. या आज के, अब अगर आप इंडिया चाइना की आप ये देखेंगे, इनफैक्ट अभी अगस्त 29 में एनिवर्सरी होने वाली है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की. सो इन 2020 इन द कैलाश रेंज इन चूसुल, राइट, द चाइनीज वर गोइंग टू ऑक्यूपाइड, बट बिफोर हैंड
वी मूव्ड आवर ट्रूप्स देयर। Yeah. मुक्पारी जो है, रिचिन पास जो है, Hmm. इनफैक्ट हमारी टैंक्स रिचिन पास पे चढ़ गई थी, which चाइनीज आर टोटली अमेज्ड Yeah. बिकॉज ही नेवर बिलीव्ड कि भाई इंडियंस अपने टैंक्स लाएंगे इतनी ऊपर 14,000 फीट के ऊपर। तो आई वाज जस्ट गिविंग दैट कॉन्टेक्स्ट। आप सोच सकते हैं कि विक्रमादित्य ने वो समय सोचा था कि भाई चलो एलिफेंट्स लेके आएंगे, इट मे नॉट हैव बीन टू मेनी एलिफेंट्स, बट दैट साइकोलॉजिकल इफेक्ट वाज सो मच कि ये लोग ने अपने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये जो वो भी एरिया के जो लोग थे और उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सो इन दैट वन कैंपेन ही डिफीटेड द एंटायर पर्शिया एंड एलाइज अक्रॉस वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। तो एक बहुत जबरदस्त कैंपेन थी। और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि 50 साल के लिए टिल द टाइम ऑफ स्कंदगुप्त देयर वाज नो इन्वेशन व्हिच रियली हैपेंड इन इंडिया। सो यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ दैट। This is something which is fascinating, क्योंकि हमें बताया जाता है एक के बाद एक इन्वेजन Yeah. हुए थे, बट नो वन सेज कि बीच में इतना बड़ा गैप था एंड Yeah. दिस वाज द रीजन, विक्रमादित्य वाज द रीजन, क्योंकि वो इतना ज्यादा फियर इंस्टिल कर दिया था कि कोई कैसे करेगा फिर अटैक। Correct. आपने आपकी किताब में एक और चीज मेंशन की विच इज द एंशिएंट पैराएसिफ, इफ आई एम टेकिंग द नेम करेक्टली, शस्त्रोपाजीवी प्रवेरा, एंड अर्थशास्त्र में इसका मेंशन आता है। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? तो देखिए ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स थी। दिस इज विद विक्रमादित्य ओनली? देखिए अलग अलग, देखिए अर्थशास्त्र में मॉडर्न आर्मी में भी थी, गुप्त आर्मी में भी थी। इनफैक्ट देयर आर डिफरेंट आर्मीज व्हिच हैड दिस स्पेशलाइज्ड, सो आई वुड से इन्फेंट्री। लेट मी हाँ। आस्क यू दिस फर्स्ट, जितने भी हमारे एम्पायर थे तो अर्थशास्त्र वाज द बेसिस, मतलब आर्मी के लिए Yes. या पॉलिटिक्स किस तरह से करना है उसके लिए अर्थशास्त्र वाज द बेसिस। तो उसी बेसिस पे फिर जो हम आर्मीज देखते हैं एंशिएंट इंडिया की, सब में सेम कंटिजेंट्स थे। ओके। तो इसमें क्या है, देखिए अर्थशास्त्र वाज इटसेल्फ बेस्ड and there were a lot of concepts in the Mahabharata. So if you actually see, I can say the best book on warfare, on tactics, etc. is the Mahabharata. I mean, the amount of formations you see, the amount of weapons you see, और देखिए इतने बड़े बड़े formations, कोई मकर फॉर्मेशन थे, कोई ऐसा हेरॉन की फॉर्मेशन थी, वो रखना इससे। सो अर्थशास्त्र took a lot from it. Similarly, drawn from that, you had several other texts like नीति सारा थे, थे। तो देखिए ये जो शस्त्रोपजीवी थे, they were specialized infantry warriors. उनका नाम भी था शस्त्रजीव, मतलब पूरे जीव उनकी शस्त्रों पे ही थी, ट्रेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स। दे वर समथिंग लाइक शॉक ट्रूप्स। ठीक है, तो स्पेशली हर कैंपेन में, जो मौर्य कैंपेन हो सकते हैं, कुणाल के कैंपेन हो सकते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कैंपेन में हो सकते हैं, फॉर वेरी स्पेशलाइज्ड टास्क्स और इन द मिडल ऑफ बैटल्स, इन ऑर्डर टू स्ट्राइक डीप एट द एनिमी, दे वर यूज्ड। तो देखिए अगर जो ऐसे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कैंपेन में देखेंगे तो बुद्ध प्रकाश की बहुत इंटरेस्टिंग एक फाइंडिंग है फ्रॉम द फंडुकिस्तान एक्सकवेशंस कि उधर इंडियन कास्ट, वॉरियर कास्ट के 2 वॉरियर मिले थे उन्हें, एक स्वॉर्ड और शील्ड के साथ और एक पूरा उन्हें आर्मर एक्सेट्रा के साथ। तो आप देख सकते हैं कि विद अ ह्यूज मेज। ठीक है, तो उन्हें बोला कि ये एक्चुअली कास्ट की उन्हें एक इमेजरी मिली है। सो दीज कुड बी सम ऑफ द टाइप ऑफ शस्त्रोपजीवी। तो संस्कृत वर्सेस में हमें एक और मिल जाती है कि व्हेन दे आर फाइटिंग द पर्शियंस, जो मैंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात कही है, इन द मिडल, ओके, देयर आर स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स हु वेंट एंड शॉट लाइक स्नाइपर्स, who shot the heads of these Persian, the Parasik के जो है, उनके सर को, मतलब आर्चर्स थे बेसिकली, हाँ, वो वर लाइक स्नाइपर्स। so like snipers, so they went in the middle and they would actually pinpoint at some leaders, yeah, important people and do it. So शस्त्रोपजीवी could also be that. So they were very specialized type of troops who were trained in a variety of tasks. जो बेसिकली आज हमारा पैराएसिफ जो है, Yes, so but they were not used in the normal war. ऐसा नहीं कि आप एक नॉर्मल इन्फेंट्री थी, but they were very executable tasks. जैसे आप बोल रहे हैं कुणाल मौर्य की, यार ये जैसे रेड करो, और जैसे मैंने बोला कि ये जो बैटल है परासिकों की, गो एंड एलिमिनेट सर्टेन की लीडर्स, तो वैसे वो थे। या एक और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जिक्र में मैंने एक संस्कृत वर्स कोट किया है कि जब वो मुर्ग पास या सलान पास क्रॉस करे थे, दे आर आर्चर्स हु क्लियर्ड दैट होल माउंटेन्स ऑफ द एनिमी स्पाइस। तो काफी सारे एनिमी स्पाइस रेकी कर रहे थे, तो उन्हें जाके, सो यू नीड वेरी स्पेशलाइज्ड पीपल, राइट, यू नीड टू गो बिहाइंड फ्लैंक्स, पहाड़ में चल के आपको देखनी पड़ेगी, फिर यू हैव टू शूट देम एक्सेट्रा। तो ये बहुत स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए शस्त्रोपजीवी की गई था। सो ऑब्वियसली आई थिंक द पैराएसिफ जो आज बोलते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड जो कमांडो फोर्सेस की कॉन्सेप्ट थी, बहुत एंशिएंट थी एक्चुअली। वाओ, I just wish कि मतलब इंडियन आर्मी uses these things in their curriculum at least. मैं actually कुछ दिन पहले एक इंडियन आर्मी ऑफिसर से बात कर रहा था, now he is retired, but he served in the army for 41 years. तो वो मुझे बता रहे थे कि जब अब he is a teacher in the Indian Military Academy if I'm not wrong, तो वो अब वहाँ पे एक करिकुलम लाना चाहते हैं विच इज कि भारतीय हिस्ट्री में जो एंशिएंट आर्मीज थी उनको कैसे हम पढ़ा सकते हैं इन्हें। इनफैक्ट इंडियन मिलिट्री अकेडमी में सिर्फ इंडियंस नहीं रहते, बहुत सारे दूसरे कंट्री से भी लोग आते हैं पढ़ने। तो ही वाज लाइक कि आई वांट टू टीच देम आल्सो
ताकि जो हमारे फ्रेंडली नेशंस है दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स यूजिंग दीज टैक्टिक्स जो एंशिएंट इंडिया में यूज की जाती थी, which is fascinating again, and I hope so he refers to this book. Again, I want to talk about कि I think so विक्रमादित्य was the one जिन्होंने चाइना के ऊपर पूरा कॉन्कर किया था. नहीं, मेरे बुक के हिसाब से देवर अशोक, ओके, ड्यूरिंग अशोक द मौर्यन टाइम्स एंड गढ़ वाला गोविंद चंद्र, ये Okay. दो. सो ये किस तरह से मतलब हमने कॉन्कर किया था, बिकॉज आज जब हम देखते हैं चाइना एंड इंडिया जियोपॉलिटिकली टू वेरी इंपॉर्टेंट नेशंस फॉर द वर्ल्ड, एंड दोनों के बीच में टसल चालू है, एंड देयर वाज अ पॉइंट जब भारत ने चाइना पे कॉन्कर किया था, तो क्या था ये सिनेरियो? करेक्ट. तो एक्चुअली गुप्ता एम्पायर जो चंद्रगुप्त, उनमें भी हमें रेफरेंस मिलती है बट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो मैं ये पूरा एक पर्सपेक्टिव में ये डाल देता हूँ. फर्स्टली जो हम चाइना बोलते हैं ना, जो आज की चाइना की ज्योग्राफी है और जो एंशिएंट चाइना की ज्योग्राफी है बहुत अलग थी. ओके, सो लॉट ऑफ प्रोविंसेस व्हिच आर पार्ट ऑफ चाइना टुडे were independent civilizational entities earlier. मतलब वो भारत जो एंशिएंट टाइम में था उससे श्रंक हो गया एंड चाइना एक्सपैंड हो गया. हाँ. और आज जो हिस्ट्री है हम एक्सपेंडेड चाइना और श्रंकन भारत के ऊपर बोल रहे हैं. So you can see how modern geopolitics plays a role in interpreting history. तो आप देखेंगे चाइना में जो एक यूनान के प्रोविंस है साउथ वेस्टर्न चाइना में. सो दिस प्रोविंस ऑल्सो हैड इज ओन यूनिक हिस्ट्री, जिसमें भी हमारे कॉन्क्वेस्ट हुए थे. फिर तिब्बत तो ऑब्वियसली सेपरेट थी, जिंगयांग थी, एंड मेनलैंड चाइना विच इज बेसिकली आई वुड से वेयर द हैन डायनास्टीज है. सो आप देखेंगे मेरे बुक में मैंने ये ऑल दीज एरियाज में जो हमारे इंडियन कॉन्क्वेस्ट है उसके ऊपर मैंने जिक्र किया बेसिकली. आई एम सॉरी. तो देखिए आई स्टार्ट विद मेनलैंड चाइना, दैट्स हैन चाइना. तो आप देखेंगे काफी सारे हमें चाइनीज टेक्स्ट्स मिलते हैं. ओके, दैट्स वन वेरी टेक्स्ट व्हिच आई हैव कॉल्ड आयुवान जिंग. ओके, तो ये लियांग पीरियड जो चाइनीज की हिस्ट्री में एक लियांग पीरियड होती है अराउंड दी अर्ली 6th सेंचुरी. तो उसमें एक एम्परर थे, एम्परर वू. ठीक है, तो एम्परर वू में एक पब्लिक सेरेमनी में ये आयुवान जिंग किया था, व्हिच इज टॉक्स द चाइनीज वर्जन ऑफ द स्टोरी ऑफ अशोक बेस्ड ऑन अर्लियर चाइनीज ट्रेडिशन एंड ऑल्सो इंडियन संस्कृत ट्रेडिशंस एक्सेट्रा. उसमें दो कॉन्सेप्ट हैं विच आर यूनिक टू चाइनीज, माने जो इंडियन टेक्स्ट से मिलती है. एक तो उनने वेरी क्लियरली बोला है कि अशोक इज आयरन व्हील मोनार्क. आयरन व्हील मोनार्क का मतलब चाइनीज हिस्ट्री में जो है, आयरन व्हील मोनार्क इज समबडी हु रूल्स ओवर एंटायर कॉन्टिनेंट कॉल्ड शेनपू चा. ओके, और शेनपू चा में क्या, चाइना ईस्ट में है, इंडिया साउथ में है, जम्बूद्वीप. तो शेनपू चा वाज इज व्हाट ट्रांसलेटेड बाय मेनी पीपल लाइक जम्बूद्वीप. ओके, और जम्बूद्वीप को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये. सो जम्बूद्वीप, सो दैट इज व्हाट मेनी पीपल एक्सपेंड इन द जम्बूद्वीप. सो लेकिन सो ये शेनपू चा में एक आयरन व्हील मोनार्क है जो मिलिट्री है. तो द एपिटेट इन चाइना इज दैट अ वन हु रूल्स बाय द स्वॉर्ड. तो आप देख सकते हैं ये तो पूरी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है. तो ये जो शेनपू चुआ पे पूरी अशोक के ऊपर एक रूल थी एज पर दिस आयुवान जिंग, एंड दिस वाज अ रूल ऑफ एन आयरन व्हील मोनार्क, माने एक मिलिट्री रूल थी. तो वो हमें पहली जिक्र मिलती है. सेकेंडली एक चैंग युए के थे, टैंग डायनास्टी. टैंग डायनास्टी कौन थे, गोल्डन डायनास्टी ऑफ चाइना. ये भी ये जिक्र करते कि शेनपू चुआ थी और उसमें अशोक एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती थे, यानी बहुत बड़े एम्परर थे. दे कॉल हिम इनफैक्ट द एम्परर ऑफ द अर्थ, स्काई एंड द ग्राउंड बिटवीन. चाइनीज टेक्स्ट में मेंशन, चाइनीज टेक्स्ट में. सो वो अपनी चाइनीज एम्परर को टियानजी बोलते हैं, और जो अशोक के लिए रेफर करते हैं इट इज अ सिमिलर एपिटेट टू टियानजी, द सन ऑफ हेवन जो एक्सेट्रा बोलते हैं. ठीक है, फिर आप देखेंगे एक युआन टेक्स्ट है. युआन जो एक डायनास्टी थी अबाउट 12th-13th सेंचुरी, जो मंगोल डायनास्टी जो बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि यूनान में 3 मौर्य आर्मी आए थे इन द सन्स ऑफ अशोक. ओके, और उनमें 3 जगह पे अपना प्रशासन स्थापन किया था आफ्टर कॉन्करिंग देम इन यूनान. और ये डियानची के एक जगह है साउथ वेस्टर्न चाइना में. ओके, नियर कुमिंग. कुमिंग इज द कैपिटल ऑफ द यूनान प्रोविंस टुडे. उधर उन्हें स्थापन किया था बेसिकली. So that is a Yuan text. Then there's a Ming text. Ming text में एक डेंग चुआ सब प्रीफेक्चर की गैजेट है. उधर में एक स्कॉलर है 1644 की, आई जुयू के. तो आई जुयू ने बोला है कि जो राइस है, जो ये प्रचलित एक ट्रेडिशन है इन लोकल ट्राइब्स, अबॉरिजिनल ट्राइब्स, ओके, ऑफ दैट यूनान रीजन, कि राइस वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडर्न रूल. ओके, तो ये जो सब कुल मिला के आप देखेंगे, माने काफी सारे ट्रेडिशंस है बहुत सारे पीरियड्स में अक्रॉस सेंचुरीज कि इंडियंस रूल्ड ओवर चाइना. तो यानी आप एक बंदे को रॉन्ग बोल सकते हैं, 2 बंदे को रॉन्ग बोल सकते हैं, लेकिन डायनास्टी बाय डायनास्टी, सेंचुरी बाय सेंचुरी अगर आप बोल रहे हैं, दैट मींस देयर मस्ट बी सम ट्रूथ इन इट. ओके,
तो ये एक तो चीज़ है कि तो मौर्य के रूल में देयर वाज डेफिनेटली कंट्रोल ओवर चाइना. इनफैक्ट वी हैव बहुत क्लियरली यूनान की इसमें वो बोलते हैं कि देयर वाज अ गोल्डन हॉर्स. तो जो अश्वमेध यज्ञ होती है ना कि आप गोल्डन इसमें आर्मीज फॉलोइंग दैट हॉर्स केम एंड स्टॉप्ड इन अ प्लेस. तो फिर वो आर्मीज ने उधर उतना ये तो अश्वमेध जो भी रोकता है अश्व के घोड़े को उसके साथ वो एक लड़ाई होती है, वॉर होती है. महाभारत में भी हाँ एग्जैक्टली. सो इट इज ऑल लिंक्ड टू आवर इतिहास आल्सो. तो वो हमें काफी मिलती है. चल नाउ इन द गुप्ता एम्पायर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि एक टिबेटन टेक्स्ट है रालागापान, और उसमें अगर हम देखेंगे तो उधर भी एक जिक्र मिलती है कि गुप्तास ने मेंटर्स अपॉइंट किए थे चाइनीज एम्परर को. ओके. जो साउथर्न का आचार्य जो सूत्रों में बहुत प्रचलित थे, उन्हें वो नान की एम्परर्स के ऊपर उन्हें अपॉइंट किए थे टू गाइड हिम ऑन डे टू डे अफेयर्स एक्सेट्रा. तो देयर इज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्रोल इन चाइना. एक प्रकृत टेक्स्ट है, इफ आई मे जस्ट कंक्लूड, सो मच दैट यू कैन टॉक ओवर एजेस ऑन दिस, राइट. बट एक प्रकृत टेक्स्ट है जो बोलते हैं एक घड़वाल डायनास्टी थे जो कन्नौज के 12th सेंचुरी में थे, जस्ट अबाउट 70 years बिफोर दी मोहम्मद घोरीज इन्वेशन. ओके, तो वो है गोविंद चंद्र. तो वो जो कन्नौज के रूलर थे, जो बहुत एक प्रचलित रूलर थे, ही सपोज टू एज पर दिस वर्स हैव डिफीटेड द एम्परर ऑफ चाइना. जो वो बोलते हैं कि चीन के दर्पहीन राजा जो पूरे दर्प थे, जो घमंड थे, वो हीन हो गए थे उससे, और उन्हें भगाया था रण से. तो रण छोड़ बन गए थे बेसिकली. दैट्स व्हाट ही सेज. सो दैट इज दी, यू हैव अ रेफरेंस दैट आल्सो. मैं जो बोल रहा हूँ, देखिए हमें काफी सारे रेफरेंसेस मिलते हैं हमारे इंडियन और चाइनीज टेक्स्ट ऑन इंडियन रूल ओवर चाइना. बट right now it is a very geopolitically sensitive topic, and that's why no research is going to that. But the more we research into that, see, we have to understand all this is also from a concept of Asian brotherhood. देखिए, India has never conquered countries or from an expansionist motive. Okay, there were very, ऐसे जब मैंने पहले बोला था, काफी आर्थिक ये थे, there were cultural reasons, there were offensive defensive reasons, etc. So we need to study this history in a very objective manner, ताकि हमें आज भी current geopolitics सही तरीके से हम समझ सकें. बिकॉज चाइना तो मतलब दे हैव दिस टेक्निक कॉल्ड सलामी स्लाइसिंग. तो वो तो अपने मैप्स दिखा के थोड़ा थोड़ा करके दे कीप एक्सपैंडिंग, एंड हम अभी तक वही ब्रिटिश मैप्स के ऊपर अभी तक अड़े हुए, पता नहीं क्यों. एंड हम वो मैप्स दिखा के बोलते हैं कि ठीक है इतनी टेरिटरी हमारी, बट एक्चुअल में व्हेन यू लुक एट द हिस्ट्री, कुछ ज़्यादा ही बड़ी टेरिटरी थी हमारी, एंड उसके बारे में कोई बात नहीं करता. एंड कनेक्टिंग दिस सेम थिंग टू मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट था ऑफ द बुक, चालुक्य पुलकेशन. ये क्या इंसान था, कहाँ से आया, कहाँ तक लेके गया है. आई मीन अगर कोई ये बुक पढ़ेगा इन फ्यूचर, आई एम श्योर दे विल बी शॉक्ड टू रीड वॉट एवर इज रिटन अबाउट चालुक्य पुलकेशन. बिकॉज अटैक करना ऑन द फर्स्ट कैलिफेट, नॉट अ स्मॉल टास्क, इट्स अ giant huge task. वो भी आई थिंक सो नेवी का यूज किया था. सो इफ यू कुड टॉक अबाउट दिस. 100%. देखिए, ये पहले तो एक मैं जो चालुक्य पुलकेशी सेकंड, इमदी पुलकेशी जो बोलते हैं उन्हें, उनके बारे में थोड़ा एक बोल दूंगा. हाँ. ये एग्जैक्टली 7th सेंचुरी में थे. ओके, ही बिलोंग टू अ डायनास्टी कॉल्ड द वातापी चालुक्यस. वातापी इज इन करंट डे कर्नाटका, नॉर्थ जो बदामी बोलते हैं उसकी ओरिजिन नेम वातापी थी. और ये जो थे वो टाइम के इंडिया के सबसे पावरफुल रूलर थे. तो इन्होंने जो हर्षवर्धन थे नॉर्थ के, उन्हें डिफीट किया था. और साउथ में जो एक पल्लव रूलर थे जो कांचीपुरम तमिलनाडु, उन्हें भी डिफीट किया था. यानी पूरे भारतवर्ष में उनसे मोर पावरफुल रूलर नहीं था. उन्हें पूरी तरह से वेस्टर्न कोस्ट जो गुजरात से लेकर डाउन टू केरला अपने जो अधिकार है उसमें किया था. दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड द एंटायर शिपिंग ऑफ दिस एंटायर वेस्टर्न कोस्ट, एंटायर फेसिंग द मिडिल ईस्ट वाज अंडर हिम. माने ऐसे एकदम पावरफुल राजा थे वो. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, मैं रिसर्च में मुझे एक रेफरेंस मिली थी, ईयर 12, जो इस्लामिक ईयर 12 है. ओके, अराउंड 633, अराउंड दैट पीरियड. उधर एक रेफरेंस है जो खलीफ है, जो अपने एक जनरल है, जो फर्स्ट खलीफ मींस रशीदुन खलीफेट. हाँ. तो एक वो खलीफेट के खलीफे, वो अपने जनरल को बोलते हैं कि भाई आप एक जगह जाओ इराक में जिसका नाम है अलुबला. ओके, और वो बोलते हैं वो समय में, यानी ईयर 12 में, ये अलुबला जमीन में जो अरब बडुइन थी वो उनकी अग्रेसिव थी, लेकिन समुद्र में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर अंडर अटैक बाय अल हिंद, बाय इंडियंस. ओके, तो ये अभी 2 ट्रांसलेशन है. तो एक ट्रांसलेशन जो मैंने एक रेफर किया है, वो बोलते हैं कि दे वर अंडर अटैक बाय इंडियंस फ्रॉम सी. एक जो दूसरा ट्रांसलेशन है जो आरसी मजुमदार ये कहते हैं, ये बोलते हैं बाय द इंडियन नेवी बाय सी. इरेस्पेक्टिव आप जो भी आप उसका ट्रांसलेशन ले, फैक्ट रिमेन्स दैट इंडियंस ने सी से वो एरिया पे अटैक किया था. राइट. तो अभी जो ईयर 12 में जो अटैक है, ये कौन है,
क्या और कोई रेफरेंस है? फिर मुझे पता चला कि एग्जैक्टली अबाउट 3-4 years लेटर जो 636 में बहुत बड़ी बैटल हुई थी, बैटल ऑफ अल कसरिया, वो बैटल के बाद में एक और अरेबिक रेफरेंस मिलती है जो बोलती है कि द किंग ऑफ अल हिंद इन अलायंस विद द किंग ऑफ ओमान, ओके, हैड थ्रेटन्ड अगेन दिस एरिया इन इराक। एंड ये इतने डर गए थे ये रशीदुन खलीफेट, ये 80 किलोमीटर पीछे हट गए थे कोस्ट से, इराक के कोस्ट से। और जो बासरा सिटी है जो बहुत बड़ी मेट्रोपोलिस है, इट वाज फाउंडेड एज अ रेफ्यूज, कि एक भाई फोर्ट बनाओ ताकि हम छुपे रहे इनके अटैक से। तो आप सोच सकते हैं ये एक अरेबिक सोर्स है। और मैंने जो रेफरेंस भी मैंने दिए हैं, जो तबारी के रेफरेंस है, जो ये इनके लेटर्स हैं, जो भी है उसमें, तो आप सोच सकते हैं कितनी अमेजिंग बात हो सकती है। और वही समय में वी हैव अदर अरेबिक रेफरेंसेस व्हिच कॉल दिस एरिया एज अर्दे हिंद, लैंड ऑफ इंडिया। दिस एंटायर अल फॉप पेनिनसुला जो है, मतलब उधर तक उसे इंडिया, मतलब भारत, दे एक्सेप्टेड इट कि भाई ये लैंड ऑफ इंडिया है बेसिकली। तो हाँ, तो आप ये सोच सकते हैं कि कैसे ये ये हुई होगी। तो मुझे क्या लगता है, जो मैंने एक थियरी लाया कि इट वाज कॉल्ड लैंड ऑफ इंडिया बिकॉज आर इकोनॉमिक मर्चेंट्स, अपनी मर्चेंट्स जो थे वो काफी डोमिनेंस थी, और ये मर्चेंट्स वर अंडर अटैक बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, जो रशीदुन कॉन्फ्लिक्ट की एक्सपेंशन हुई थी। और उन्हें डिफेंड करने के लिए हमारे जो चालुक्य सत्याश्रय पुलकेशी जो परमेश्वर है, जो पुलकेशी सेकंड बोलते हैं, उन्होंने उधर तक अटैक किया था बाय नेवल अटैक। एंड ये हमें उनका नाम मुझे कैसे मिला, द सेम ऑथर जो तबारी जो बोलते हैं कि ये ईयर 12 में अटैक हुआ था, वो बोलते हैं कि अबाउट अ फ्यू ईयर्स लेटर उनके एक दूसरी वॉल्यूम में अबाउट 628 AD, वो 628 में एक राजा था इंडिया का, जो वो शहनशाही अल हिंद, जो किंग ऑफ अल हिंद बोलते हैं, बेस्ड ऑन अ पहलवी और पर्शियन टेक्स्ट, और उनका नाम वो फुरुमिशा बोलते हैं। तो ये फुरुमिशा ट्रांसलेटेड आइदर एज परमेशा, परमेश्वरा और पुलकेशन। ओके। और अभी आप देखेंगे जो पुलकेशन की जो सेकंड नेम थी, जो टाइटल थी, वो थी परमेश्वर। तो पुलकेशन परमेश्वर, जो उनकी पूरा नाम था, वो सत्याश्रय, मतलब जो सत्य का जो आश्रय देते हैं, राइट। पुलकेशन उनका नाम था, और परमेश्वरा उनका एक बिरुद जो टाइटल है वो हो गया था। ओके। तो उससे हमें पता चलता है कि ये ही वाज नन अदर देन चालुक्य पुलकेशन, एंड ये इन्होंने एक नेवल अटैक किया था हमारी जो मर्चेंट्स हैं उन्हें डिफेंड करते, और हमारी जो आर्थिक सुरक्षा है उसके लिए वो उधर तक गए थे। और एंड ये अटैक इन्होंने किया था, एज इन देयर वाज नो थ्रेट फ्रॉम द कैलिफेट, या थ्रेट था कोई? देखिए, थ्रेट वाज फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ओके, ठीक है, तो हमारी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, बिकॉज हमारी मर्चेंट्स थे उधर, तो एग्जैक्टली एग्जैक्ट नेचर ऑफ थ्रेट जो था, वी कैन गेट इट फ्रॉम द फैक्ट दैट लेट्स नॉट फॉरगेट दैट द रशीदुन जनरल्स, राइट, दे जनरली वेर एंटी आइडोलिटी। तो आप जो भी वो हिस्ट्री देखेंगे वो टाइम पे, there was a lot of campaigns in which the temples and the others, even of the Arabs, was broken. Okay, so obviously अगर एक इंडियन कॉम्प्लेक्स हुई होगी उधर, तो हमारे टेम्पल्स भी हुए होंगे उधर, तो एक इकोनॉमिक थ्रेट थी पहले, तो वो they would have wanted to remove them and put some restrictions, taxes हो, उनके कुछ मर्चेंट्स हो, वो एक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखेंगे, कल्चरल सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे। सो ऑब्वियसली दैट वाज अ पीरियड इन व्हिच देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो हमारे जो उधर की कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है उनकी भी डिफेंस हो, एंड दैट इज व्हाई ही हैड टू मेक दिस कॉन्क्वेस्ट टू प्रोटेक्ट। सो हमारे जो प्रवासी भारतीय आप बोल सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन के लिए गए थे। सो इट वाज वेरी मच आई वुड से एन ऑफेंसिव डिफेंस एक्शन, राइट। इट वाज नॉट अनप्रोवोक्ड, एक ऑफेंसिव डिफेंसिव एक्शन थी काफी सर, एंड ही वाज एंगेज्ड विद पर्शिया फॉर लॉन्ग टाइम। तो आप देखेंगे जो चालुक्य पर्शियन रिलेशन है वो काफी पहले से भी है, इवन बिफोर द रशीदुन खलीफेट केम इन, दे हैड रिलेशंस विद ईरान, with that area. In fact, a lot of Indians settled there. जो अल बहरीन है, in Arabia. So उधर काफी Indians already settled थी। तो it was to protect them, to protect their economy, their culture. इन्होंने ये expansion किया। Okay, so this was a naval attack, and we have Chalukya Pulakeshin, then we have the Cholas, then we have the Marathas. Probably the three great empires, इनके पास में काफी बड़ा naval force था, but then नेवी गायब कहाँ हो गई एकदम से हमारी बीच के, बिकॉज इनके भी बीच में बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। तो वेयर डिड द नेवी गो? फिर उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिंग्स बैक द नेवी, एंड देन फिर तो ब्रिटिश नेवी जो थी, इंपेरियल नेवी, वो थी। तो क्यों इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा? कहाँ गायब हो गई? टेक्स्ट कहाँ गई? ये सब करेक्ट। तो देखिए, when you say गायब हो गई नेवी, you're saying that references or why our navy tradition went off? both actually. तो देखिए, why our navy tradition went off, आप देखेंगे जब चोल राजवंश का पतन हो गया, when it kind of completely declined, right? तो उस समय बाद we were under constant invasion, जो मोहम्मद घोरी की इन्वेशन थी, जो उनके बाद जो दिल्ली सल्तनत डायनास्टी थी, you don't have a lot of things. So at that point of time एक existential crisis हो गई थी। तो obviously आपको you had to resist and defend your country,
राइट. सो लॉट ऑफ द डायनास्टीज नंबर वन डिसइंटीग्रेटेड, तो काफ़ी सारे माइग्रेशन भी हो गई थी, और ये माइग्रेशन में काफ़ी सारी डेमोग्राफिक चेंज भी हो गई थी. तो काफ़ी सारे, इफ यू लुक एट द अर्ली सल्टनेट रिकॉर्ड्स, राइट, दे एक्चुअली सेटल्ड अ लॉट ऑफ अफगान, टर्क, लेट्स से सेटलर्स इन मेनी प्लेसेस ऑफ देयर कंट्रोल. जैसे संबल में एक बहुत बड़ी अफगान सेटलमेंट हो गई थी, एक्सेट्रा. सो इन सच एरियाज ना, मेकिंग पीपल गो आउट ऑफ द सीज बिकेम वेरी हार्मफुल. एक आपकी डेमोग्राफी खत्म हो जाएगी. सेकेंडली आपके टेम्पल्स थी, काफी सारे लैंड टेम्पल्स के नाम पे उन्हें डिवोट किया था. ये टेम्पल्स अंडर अटैक थी, देयर वाज नोबडी टू डिफेंड देम, है ना. सो यू स्टार्टेड टेलिंग दैट पीपल प्लीज डोंट गो आउटसाइड. यार आप बाहर जाके क्या करोगे, इधर रहो. यू नो यू हैव टू डिफेंड योर कंट्री. आप एग्जिस्ट नहीं करोगे तो व्हाट इज द यूज. सो ऑब्वियसली अपनी सी फेरिंग ट्रेडिशंस बहुत कम हो गई थी. काफी सारे टेक्स्ट हैं वो टाइम पे, वो बोलने लगे कि भाई आप 60 समुंदर पार मत जाओ, आप इधर रहो. सो दैट वाज अ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. तो उसकी दूसरी चीज क्या होगी, बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स. रिसोर्सेज नहीं थी, जो इतनी कोस्ट लाइन है जो आपको कंट्रोल करनी थी वो नहीं थी. तो our navy slowly went off. Secondly, with the establishment of a lot of the sultanates, the Arab network became very powerful. West Asian network became very powerful. So there were a lot of Indo-Muslim trade networks which came all across the coast. They became very powerful. And when they became very powerful, they generally supported the Arabic network. Okay. Because there were a lot of other reasons. There were religious reasons, there were economic reasons, commercial reasons. तो ये सब के वजह से हमारी जो नेवल कल्चर है virtually became nil in these 500-600 years. And there was some weak attempts made. यानी आप देख सकेंगे कि विजयनगर एम्पायर में मैंने लिखा है, देवराय सेकंड की एक एक्सपेडिशन भी थी, बट it was never to that extent of, let's say, the Cholas or earlier, and not just Cholas or Guptas or Mauryas, or I would say even the Pallavas, द प्रतिहारास. मैंने उनके भी नेवल एक्सपेडिशंस मैंने कहा. तो यस, तो इसके वजह से ये आप बोल रहे हैं नेवल हमारी जो ट्रेडिशन है वाज डिसिप्लिन्ड. ओके. एंड अनफॉर्चुनेटली वी बिकेम मोर कॉन्टिनेंटल फोकस्ड बिकॉज लैंड पे हमारे डेंजर थे, राइट. यू हैड टू सर्वाइव. बट फिर व्हेन वी टॉक अबाउट, मतलब ये तो ठीक है, हमने इन्वेजन्स के बारे में बात की कि हमारे जो इंडिक एम्पायर से उन्होंने जाके इन्वेट किया, बट देन दिस इज ऑल्सो रियलिटी ना कि मतलब 600 सालों तक मुगल्स ने रूल किया, देन द ब्रिटिश की, हम उन्हें क्यों नहीं रोक पाए. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने काफ़ी सारे जब एंशिएंट भारत में जो अफगानिस्तान वाला बेल्ट था वहां पे हमने काफी सारे इन्वेजन्स को रोका भी था. बहुत सारे किंग्स साथ में आके उन्होंने रोका था. एक राजा दहर का बहुत फेमस इंसिडेंट है. बट व्हाट रियली हैपेंड, मुगल्स को हमने कैसे मतलब आने दिया जबकि हमारे पास में थे इतने ब्रिलियंट एम्पायर्स, एंड एज वी सेड कि अर्थशास्त्र पे बेस था सब कुछ, तो कैसे ये हो गया. देखिए, मुझे जो लगता है ना, देयर आर मेनी रीजंस गिवन फॉर दिस. सो आई फील देयर आर 2 or 3 वेरी प्रोमिनेंट रीजंस. एक तो क्या हुआ था कि by let's say the 12th century onwards, okay, there was a lot of disintegration in politics in North India especially. तो काफी सारे पावरफुल डायनास्टीज थे, लेकिन इक्वली काफी सारे पावरफुल डायनास्टीज आ गए, परमार, चंडेल, गाडवाल, एक्सेट्रा, राइट. तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था चक्रवर्ती का, द मोस्ट पावरफुल रूलर बिकम द चक्रवर्ती. चक्रवर्ती का मीनिंग क्या होता है? a person who unifies this whole country and the whole land, etc., who's the emperor, universal emperor basically. पर ये यूनिवर्सल एम्पर बनने का आपको दूसरे लोग को फाइट करना ही है. बट नाउ यू आर सो मेनी इक्वल पावर्स कमिंग अप, ओके, इक्वल किंग्स कमिंग अप, यू हैड टू फाइट विद देम. तो काफी सारा एनर्जी जो है गॉट लॉस्ट इन फाइटिंग दिस. सो यू कैन नॉट फोकस आउटसाइड. सी द गुप्ता एम्पायर और चोला एम्पायर लार्ज एम्पायर्स, तो उनकी जो सेल्फ डिफेंस थी दैट वाज ऑन एक्चुअली लुकिंग आउटसाइड. या अगर आप बोले दहेर बोले, शायद दे वर इन दैट फ्रंटियर एरियाज, तो दे हैड टू लुक आउटसाइड in order to support it. But when you increasingly had these fights, right, you had to look inside because you had to defend yourself. I mean, you had a famous example, right, जो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की थी, etc. So you had to fight it. Now, why did these kingdoms arise? See, I feel it was our own success. देखिए क्या हुआ था कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी थी इतनी स्प्रेड हो गई थी कि काफी सारी जो वेस्टलैंड थी वो पॉपुलेटेड. हाँ, तो आई से इरिगेशन टेक्नोलॉजी, ओके, या तो काफी सारी वेस्टलैंड जो है वो पॉपुलेट हो गई थी. तो काफी सारे किंगडम्स जो बन गए थे, दे आल्सो बिकेम पावरफुल. स्मॉलर किंगडम्स बिकेम पावरफुल. व्हेन स्मॉलर किंगडम्स बिकेम पावरफुल, पीपल बिकेम एम्बिशियस. तो जैसे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में हुआ था, आई मीन जयचंद बोला था यार मैं क्यों नहीं एक पृथ्वीपति बन सकता हूँ, व्हाई शुड ओनली पृथ्वीराज चौहान बिकम. सो पीपल बिकेम एम्बिशियस. सो देयर वाज एन ईगो इन इट. So these ego clashes unfortunately which is still there till today. Okay, so that played a big role. Secondly, मुझे क्या लगता है कि a lot of overconfidence developed. Okay, and I feel that is something which needs to be explored. See, maybe because there was so much of success in the past and this was celebrated in Itihasa, a lot of overconfidence developed. To give you an example, I often give this example of the first battle of Tarim. जो आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान जो जीत गए थे मोहम्मद गौरी से, right? He was also made a prisoner. Okay. Entire Ghurid Empire was in the mist. Okay, they could have easily gone and captured not only Punjab but also the Afghanistan, which was then.
Now imagine at that point of time they took 13 months. So एक तबर हिंद के एक frontier point जो सिरहिंद थी जो on the Ghurids. Not only was Muhammad Ghuri left off, there was no leverage taken. अभी आप ठीक है, firstly you're leaving out an enemy, which is a big thing, right? Secondly, you at least reclaim areas which are yours earlier. मोहम्मद घोरी fought against पृथ्वीराज चौहान, मतलब contemporaries. Contemporaries. I think so 17 बार कुछ बोलते हैं कि उनके बीच में लड़ाई हुई थी and he let him go. मतलब I don't know how much of that is truth. But whatever it is, ये जो ultimate conclusion है कि he let him go, but he had an advantage. Yeah. इसलिए वो नहीं. तो जैसे मैं बोला, जैसे तबर हिंद थी 13 महीने तक उन्हें he just put a siege there without conquering it. So it shows that एक kind of एक over confidence थी कि भाई इतने सारे हमने हरा ही दिया है, वो फिर से आएंगे तो हम हरा देंगे. Okay, so when that is why see two things are very dangerous: ego and overconfidence. Right. And that is why even today never अर्थशास्त्र में ये बोलता है, कमंडका नीतिसारा में बोलता है, always understand your enemy a lot. रघुवंश में बोलता है, जब रघु पराशिका के साथ लड़ता है पहले वो एनालिसिस करता है कि उनकी स्ट्रेंथ कहाँ है, उनकी वीकनेस कहाँ है, कहाँ पे मैं अटैक करूँ. So you need to first never get overconfident. Okay, assess your enemy properly and then prepare. ना underestimate करो ना overestimate. Exactly. And that is why I feel, so my personal reading is that combination of overconfidence and ego, right? And the fact that there were a lot of I would say this thing, that a lot of disintegrated kingdoms that contributed to our fall. That's why I feel three things are very important today. एक है political unification. बहुत लोग बोलते हैं यार ये क्या होता है, you know, ये nationalism बोलते हैं, भारत बोलते हैं. See, it's very important that Bharat remains united. Politically, ideologically, we remain united. Yeah. Okay, that is very, very important, because when you have a country which is fighting among ourselves, right, we don't have time to focus on other things. I'll give you now, right, आज आप भी आप मीडिया में देखेंगे, अरे ये जो बोल रहे हैं, लीडर जो बोल रहा है, ये जो लीडर बोल रहा है, इसने ये कहा है, इसने ये कहा है, etc. We have had the recent example of Rahul Gandhi going to certain places and making statements about India versus China वाले वो जो statements थे. Exactly. So imagine now who benefits from this, right? Yeah. The entire attention is diverted to an issue which honestly is trivial. You know, what should we be focusing on, right? We should be focusing on so many things. I mean, technology हो, science हो, जो अभी हो रही है, देखिए इतनी brilliant. We have one story, right? Chandrayaan 3 is there. We have our defense, we have etc. So what happens is that is a very important. मैं जो बोलता हूँ कि एक political ideological unity होनी चाहिए. Okay. Number 2, ego clashes should be kept down to the minimum. So it is not about one dynasty, one personality. Okay, it is larger about your country. Yeah. Okay, that's why I will always say that you believe in whatever political party you want, right? But you cannot not believe in India. Bharat should be first. Bharat should be first, right? Fourthly, the fact about overconfidence, something we should avoid. Always assess your enemy, know when to strike. Okay, so जो बोलते हैं ना एक silent confidence होनी चाहिए. That is very important. I think these are lessons we need to learn. Yeah. I think Chhatrapati Shivaji Maharaj succeeded precisely because of that. You know, silence, execution, and complete understanding of enemy. Afzal Khan was brought in to Pratapgarh, an area of his, control, his understanding. The counter offensive was brilliantly timed. वो उनका जो head था अफजल खान को, उनकी elimination हो गई थी. Then the attack happened to exactly correct formations. Yeah. फिर वो counter offensive एकदम बीजापुर तक लेके गए. So you can see the brilliant type of which the offensive was planned and it was executed. I think that is what we need to learn this. I believe Chhatrapati Shivaji Maharaj, उनकी जो story है, the kind of person he was, that's probably मतलब 1000 years में कोई एक ऐसा इंसान आके वो चीजें कर जो बोलते हैं. Right, exactly. Because to have that vision and इतना futuristic vision and plus since the start he said कि स्वराज्य की लड़ाई है, मेरी खुद की लड़ाई नहीं है, which instilled कि भारत first again. Yes. And उसीलिए वो carry on हुआ पेशवास तक and इतने सालों तक फिर उनका रूल रहा, which again is forgotten. And probably we'll do another podcast on that because you have written a book about that as well. But one thing जो मुझे पूछनी थी, राजेंद्र चोला. Now चोलास के बारे में सबको पता है कि बहुत दूर दूर तक जाके उन्होंने अगेन नेवी थी उनके पास में, काफी स्ट्रॉन्ग नेवी, तो वो गए थे बाहर, इन्वेड किया था. चोलास के टाइम पे ही सोमनाथ पे अटैक हुआ था. क्यों उस चीज को रोक नहीं पाए, जबकि चोलास तो इतना एक जायंट एम्पायर एंड सच स्ट्रॉन्ग पीपल, तो क्यों नहीं रोक पाए हम फिर? नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और मैंने अपनी बुक में भी इसकी थोड़ी टच अपॉन किया है मैंने. सो इफ यू सी 1025 AD जो है वो सेम टाइम में जब राजेंद्र चोला ने साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर बहुत बड़ा एक आई वुड से कैंपेन किया था. उसी समय में जो मोहम्मद गाजनवी है उनने सोमनाथ पे डिसेक्रेट किया था.
तो अभी ये तो एक बहुत सरप्राइजिंग चीज होती है ना कि राजेंद्र चोला एंड ऑल द चोला एम्परर्स व शिवापाद शेखर दे एक्चुअली यूज्ड टू रूल अंडर नेम ऑफ लॉर्ड शिवा, जो महादेव के नाम पे। देखिए इसमें 2-3 रीजन हो सकती है, यू नो दैट्स व्हाट अगेन दिस इज स्पेकुलेशन, वी नीड टू डू मोर रिसर्च। एक तो चीज है कि आप अगर चोला के एलाइज देखोगे, ठीक है, चोला के जो 2 एकदम स्टेडफास्ट एलाइज थे जो नॉर्थ में थे, एक तो थे गाढ़वाल, कनौज के थे। इनफैक्ट गाढ़वाल प्रिंसेस जो थी उन्हें एक्चुअली चोला प्रिंस से शादी भी किया था, उनका एक तंजावुर में इंस्क्रिप्शन है। दूसरा जो थे वो परमार थे, जो राजा भोज थे, द फेमस राजा भोज, और परमार वाज आल्सो अ कंटेम्पररी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो भी उनके थे। आप देखोगे जब मोहम्मद गजनी ने अटैक सोमनाथ, राइट, he had to retreat immediately, reason being as per let's say a lot of these Islamic texts, Parmar Dev, who nothing but Raja Bhoj, was going to have a counter offensive against him. In fact, that's why he ran away in the deserts. इतने सारे वो पागल थे to reach back. Right. He almost died. He almost died. रास्ते पे, right. Exactly. So that Parmaras were the allies of the Cholas. So मुझे क्या लगता है ना, मुझे लगता है कि possibly, okay, this is again a speculation, though who were the Chaulukyas, the Solankis of Gujarat, etc. Okay, maybe there would have been some kind of an arrangement where the Solankis would had to stop Muhammad Ghaznavi, okay, and therefore they had even amassed in a fort in North Gujarat for that, and the Parmaras would have to carry the counter-offense, okay, and obviously Parmaras were allies of Cholas. Unfortunately, क्या हुआ था कि they misread the tactics. तो मोहम्मद गाजनी की ताकि I'll never attack the forts. मैं तो एकदम एक स्विफ्ट करके देखो उसके साइकोलॉजिकल, which is also there in I would say lot of terrorist attacks today, right? आप साइकोलॉजिकल सिविलियंस पे टारगेट करो, आप व्हाट यू कॉल, जैसे हमारे 2008 में हुआ था, राइट, डोंट अटैक और कॉन्कर मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, टारगेट साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस। सो ही स्किप्ड द फोर्ट्स एंड वेंट स्ट्रेट फॉर सोमनाथ, अटैक्ड एंड लेफ्ट इट। सो दैट वाज डेफिनेटली अ टैक्टिकल एरर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाय दी जो बोलते हैं हमारे जो हिंदू रूलर्स है वो अपोजिंग इट, ठीक है। सो आई फील दैट परहैप्स दिस वाज अ स्ट्रैटेजी and one part of a strategy didn't work out, okay, and that is, you can say a lot of reasons. Also I could say it is overconfidence, right, okay, it is overconfident, अरे हमें इतना बोया है, तो आपने स्टडी उनकी टैक्टिक्स आपने स्टडी नहीं की। See before that मोहम्मद गाजनी fought the शाहीस, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में शाही थे, जयपाल थे, जो भी थे, आनंद पाल थे, एक्सेट्रा। यू कैन इजीली स्टडी की भाई उसके टैक्टिक्स क्या हैं। ही वांटेड व्हाट, ही वाज लेड बाय अ काइंड ऑफ फैनेटिकल परस्यूट, राइट, ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय द काफिर, एक्सेट्रा। इफ यू अंडरस्टूड द माइंडसेट ऑफ दैट गाय, you would clearly understand that this is not a guy going behind conquest, yeah, fighting your army. He's not a guy. He's going behind just psychologically digging. Because he was offered, मतलब if I'm not wrong, जो टेम्पल प्रीस्ट थे उन्होंने ऑफर भी किया था कि यहाँ पे जितना भी खजाना है वो तुम लेके जाओ, बट लीव द आइडल। बट उसने बोला था कि खजाने का मैं क्या करूंगा, आइडल, क्योंकि उसको टाइटल चाहिए था, उस बुट शिकान या ऐसा कुछ तो आइडल होता है, राइट। वाओ, interesting. So that's a speculation, but yeah. But I think so इसके ऊपर और रिसर्च की जानी चाहिए, because it's important कि हम स्टडी करें इन सब चीज़ों को। वन लास्ट थिंग जो मुझे आपसे पूछनी है, विच इज़ द डिफरेंस वाला पॉइंट, कि अब हमने देखा कि बहुत सारे इन्वेजन्स भारत के ऊपर हुए, तो हमें उनकी मेंटालिटी पता है इन्वेडर्स की, बट जब हमारे एम्पायर्स ने बाहर इन्वेड किया, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर इंडिक इन्वेडर्स, या आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए उन्हें, एंड जो फॉरेन इन्वेडर्स थे जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, क्या डिफरेंस था ऑफ स्ट्रैटेजीज हो सकता है, ऑफ मेंटालिटी हो सकता है, एंड किस तरह से उनके मतलब भारत के जो एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट के जो लोग थे, उन्होंने किस तरह से फॉरेन लैंड्स को इन्फ्लुएंस किया। ठीक, तो आप पहले तो देखेंगे फर्स्ट डिफरेंस है कि हाउ आर दे रिमेंबर्ड। आप ये देख सकते हैं कि मिंग डायनास्टी जो 1644 में थी, यानी फॉर नियरली 2000 years, okay, the tribes of that place continued to remember Indian rule as how? As introducing rice and agriculture, introducers of civilization. जो जिंगयांग थी, that was a desert. उधर जाके आपको चाइनीज टेक्स्ट मिलते हैं कि काफी सारे जो ये इंडियनाइज रूलर्स है उन्हें एग्रीकल्चर स्प्रेड किया था, इतनी सारे एग्रीकल्चर, वो सिल्क रूट, वो सिल्क रूट इसलिए स्थापित हुए थे बिकॉज सेंट्रल एशिया वाज अलाइव एंड हैड पीपल, राइट, अदरवाइज आई वुड नेवर हैव अकर्ड। ये सिल्क रूट था ही नहीं, चाइना और यूपी वो लोग डेजर्ट में घूम जाते थे। सो दैट इज क्लियरली एन एग्जांपल दैट पीपल रिमेंबर्ड देम एज पीपल हु बेनिफिटेड। आज भी आप देखेंगे कोई कुणाल मौर्य के ऊपर आप देखेंगे कुस्तान के नाम भी आज है, लॉट ऑफ पीपल स्टिल, देयर आर ट्रेडिशंस व्हिच एग्जिस्ट इन टेक्स्ट्स, ओके। मिंग डायनास्टी का मैंने बात किया था। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट थिंक ऑफ व्हाट डू वी नो अबाउट, what are the debates we are carrying about Aurangzeb, about Muhammad Ghazni, etc., right? So a kind of Indologist, Western Indologist says that Aurangzeb was good because he didn't destroy 8,000 temples, he may have destroyed about 12 temples. So that we are talking about here. So you can understand this is a type of debate. Debate is not कि भाई औरंगजेब ने क्या किया था, इंडिया के लिए क्या किया था, हमने घर चढ़ लिया था,
ताजमहल की बात करते हैं ना, हम लोग बोलेंगे 16,000 वर्कर्स की हमने उंगली काट दी. Right. That is a very good guide point. So that whole nature of conversation very different. ब्रिटिश रूल की बात की तो हम लोग बोलते हैं कि कितने फेमाइन हुए थे, फैमिली में कितने लोग मरे थे. इधर हम बोलते हैं कि यार लोगों ने राइस इंट्रोड्यूस किया था. करेक्ट. ठीक है. दूसरी जो बात है, देयर वाज नो सिक्योरिटी थ्रेट टू मोहम्मद गाजनी फ्रॉम सोमनाथ. ओके, या सोमनाथ के पुजारी ने जाके नहीं बोला कि मैं गाजनी को डिस्ट्रॉय करता हूँ, राइट? स्टिल ही अटैक्ड इट. इट वाज अ क्लियर केस ऑफ फैनेटिज्म एंड रेसिज्म. वेरी क्लियर केस. सोमनाथ को कोई थ्रेट नहीं था यार. नोबडी फ्रॉम गुजरात, नो नन ऑफ द परमारास, घड़वालास जो भी है, they didn't go and want to conquer Ghazni. Still he attacked it. On the other hand, lot of the Indian, जैसे मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो एक्सेट्रा, they were preemptive strikes. Okay, और चालुक्य की जो naval strikes की, they were to protect the Indian merchants out there, right? So there's a big difference in the purpose. Okay, so we were not there कि हमने जो हमारी जो राष्ट्र है या जो हमारी सभ्यता है उसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए हमने कभी भी आक्रमण नहीं किए थे, है ना? तो ऑन द अदर हैंड इधर एक क्लियर कट थी कि हमारी एक श्रेष्ठता है. वी आर ओनली पीपल. व्हाट गॉड वी बिलीव इज ओनली गॉड. व्हाट गॉड वी बिलीव इज नॉट द राइट गॉड. आई मीन इमेजिन पीपल जस्ट गोइंग एंड डिस्ट्रॉइंग योर टेंपल. नो नीड फॉर इट. Okay, or the British saying that our race is a race to govern. So these concepts which divide people was what motivated foreign conquest. जो पोर्चुगीज आए थे उन्हें बोला हमें पेपल बुल्स है कि वी ओन एंटायर वेस्टर्न इंडियन ओशन, आप हमें करतास परमिशन दे दो. सो इट वाज दैट दिस इज आवर डिवाइन राइट टू रूल ओवर अदर पीपल. ऐसे रूल नहीं थे. हमारी जो कॉन्सेप्ट थी वो थे क्षितिम विजयति सुचरित्रे दिव्यम जयति विक्रमादित्य. यानी जो क्षितिज को जीत लिया, लेकिन सुचरित्र से हम सब लोगों को, क्षितिज के लोगों को देव जीत देंगे. वी मेक देम विन द हेवेंस. So the world welfare was a very important concept of जो बोलते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु, जो हर चीज में एक डिविनिटी है. that वसुदेव कुटुंबकम जो बोलते हैं उस. So the concept was never that we are very, God has given us a right to be rule over and kill people. वैसे concept नहीं थी. I'm making it very simplistic, but that is the biggest difference in history. Even I think so. आज भी जब हम देखते हैं व्हेन द प्राइम मिनिस्टर टॉक्स, और इनफैक्ट जो गवर्नमेंट अब हमारी बात करती है, फॉरेन पॉलिसीज हो या कुछ भी हो, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि ठीक है इंडिया का फायदा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अगर कुछ किया तो हमारा फायदा तो होगा ही, बट पूरी दुनिया का भी फायदा होगा. बेस्ट एग्जांपल इज चंद्रयान. व्हेन लैंड हुआ तो द फर्स्ट स्टेटमेंट्स दैट केम अप वर पूरी दुनिया का फायदा है, ये सिर्फ हमारा फायदा नहीं है. द टेक दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड नाउ, पूरी दुनिया का फायदा होगा. तो आई थिंक सो वी आर स्टिल कैरिंग दोज सेम वैल्यूज. बट thank you so much for doing this episode. For everyone who has enjoyed this episode and watched till here, I would highly recommend you कि ये किताब पढ़िए प्लीज, क्योंकि one of the best books जो मैंने इस साल पढ़ी है. एंड इस किताब में जो चीजें लिखी है आपको कोई स्कूल टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी. सो दिस इज अ मस्ट रीड. एंड just to add, this is available in Subu Books website also. Amazon may be available, but Subu Books website may be available. Perfect. And probably we'll have Venkatesh sir for many more podcasts, in fact. So thank you so much for doing that. Thank you. Namaste.